हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एम जी टी 201 की लेक्चर सीरीज़ है जिसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 11 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस रिसोर्सेज है। किसको इसको क्या बेस्ट टू फाइंड आउट यूज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी आए उसको हम बेस्ट कर सकते हैं। और इस किस इन्वायरमेंट में? एवर चेंजिंग और इंक्रीजेबली कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, यानी कि फाइनेंशियल जो है वो आसान इन्वायरमेंट है, वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट भी है और हमेशा चेंज भी होता है। जैसे स्टॉक मार्केट कभी बढ़ गई, कम हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कम हो गया, आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ गई, एक्सचेंज रेट, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अनसर्टेन होती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं। कोर स्किल्स क्या है? कोर स्किल्स के मतलब यानी कि ये आप क्यों ज़रूरी है, मतलब फाइनेंस आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड फाइनेंस। ऐसे आते बिजनेस फाइनेंस के बगैर, समझ ले फाइनेंस जो है बिजनेस का लाइफ ब्लड है, खून है। अगर फाइनेंस निकाल दे बिजनेस से तो बिजनेस मर जाएगा। पर्सनल लाइफ के अंदर भी चीज़ें, जैसे मिसाल दे दी आपको मैनेज, जाहिर सी बात है आपकी जितनी सैलरी है या जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्चा करेंगे तो आप एट दी एंड लॉस, यानी कि लॉस तो नहीं कहेंगे, एट दी एंड आप कर्जे में चले जाएंगे। और कर्जा ज़्यादा चलेगा तो फिर आपको परेशानी आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग कर्जा दे रहे हैं वो आपको कभी ना कभी तो मांगेंगे। इसलिए पर्सनल फाइनेंस भी मैनेजमेंट सिखाती है फाइनेंस। मनी मेकिंग द वर्ल्ड अराउंड गो अराउंड, मतलब क्या है? इवन अ हेल्दी कंपनी है और गुड सीईओ डाइड बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंस, मतलब यानी कि अच्छी कंपनी हो और सीईओ भी अच्छा हो, लेकिन अगर फाइनेंस पुअर हुआ तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। एमआईएस और आईटी जो है वो पार्ट अच्छा यानी मतलब ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट है, मना नहीं है, लेकिन बट विच फाइनेंस इज़ अ मेजर रिसोर्स, मतलब जाहिर सी बात है अगर फाइनेंस यानी कि मतलब फाइनेंस ही नहीं होगा किसी कंपनी के पास तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एक अपकमिंग फील्ड है जिसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होगा सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के लोग भी, मैथ्स के, साइंस के और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग चाहिए होंगे। अब मेजर एरियाज़ क्या हैं? मेजर एरियाज़ क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस, यानी कि भाई फाइनेंशियल कोई भी कंपनी का आपको स्टेटमेंट दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी पुअर फाइनेंस है या इसके पास अच्छे खासे फाइनेंस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग, उसके अंदर आपको किन चीज़ का ख्याल रखना, तो इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, ये हमने ये बात ये है कि मतलब यानी आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो गिरेगी बढ़ेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा। और एनवीपी एनालिसिस यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न, ऐसे अगर रिस्क होगा तो रिटर्न होगा। अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, पोर्टफोलियो है, एसेट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, और कॉर्पोरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेवरेज है, डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी कंपनी जो डिविडेंड देती है वो है। और वैल्यूएशन क्या है? शेयर की प्राइस, बॉन्ड की प्राइस, ऑप्शन, कॉर्पोरेट है। और वर्किंग कैपिटल है, यानी मतलब जो कंपनी को डेली वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए जाए, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और इंटरनेशनल फाइनेंस है, और फॉरेन एक्सचेंज है। ये सारे मेजर एरियाज़ हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हाउ डज द फाइनेंस वर्क, मतलब क्या सीईओ है सबसे ऊपर, जो सबसे टॉप जो बंदा बैठा होता है वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। फिर उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। ये बंदा जो है वो फाइनेंस को देखता है और उसके कंट्रोल्स को भी देखता है। ट्रेजरी कंट्रोल्स और ट्रेजर और कंट्रोलर, कैश और इन्वेस्टमेंट वो देख रहा होता है। कैपिटल बजट देख रहा होता है ट्रेजरी के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहा होता है। इन्वेंट्री मतलब जो माल आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। और कंट्रोलर अकाउंट्स के ज़रिए और ऑडिट करने के ज़रिए। ये सीईओ से सीएफओ और सीएफओ ये सारे फील्ड्स देख रहा होता है। अब बैलेंस शीट के अंदर कहाँ क्या चीज़ें आती है, मतलब एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, मतलब बैलेंस शीट को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ दें तो मेजर जो है वो एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड और इक्विटी साइड बनती है। एक एसेट साइड के अंदर कैश है, मार्केटेबल्स है, इन्वेंट्री है, फिक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर की हुई, या फिक्स एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं, जैसे कि आपने कोई ब्रांड्स परचेज कर ली, ब्रांड के राइट परचेज कर लिए तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट बन गया। और लाइबिलिटी के अंदर करंट करंट रिसीवेबल है और करंट पेबल होगा ये, क्योंकि लाइबिलिटी तो करंट पेबल होगा, ये करंट रिसीवेबल नहीं होगा। अकाउंट्स अक्रूड एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, और कंटीन्यूस लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है, और इक्विटी वगैरह। ये सारी आपकी एक बेसिक सी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। ये करंट पेबल होगा। अब बिजनेस एंटिटी मतलब लीगल बिजनेस एंटिटी, इलीगल नहीं, इलीगल एंटिटी। प्रोप्राइटरशिप मतलब एक बंदा जो ओन करता है। 80% ऑफ द टोटल बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं वो
प्रोप्राइटरशिप के जरिए हो रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक बंदा ओन करता है, लीगल पर्सन होता है, जाहिर सी बात है वर्चुअल पर्सन नहीं हो सकता क्योंकि तो फिर कंपनी हो जाएगी। और डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब अगर कंपनी सॉरी अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बंद होती है और इसके बाद वाजिबात हुए इसके एसेट से ज़्यादा, तो उसके पर्सनल एसेट जो है उसके पर्सनल एसेट बेच के भी पूरा किया जाएगा डिफ़ॉल्ट को। टाइम जो होता है इसका बहुत छोटा होता है। एडवांटेज क्या है, ईजी टू सेटअप, मतलब मिसाल दे दिया है आप, अगर जो लोग हैं वो दुकान खोल के बैठ जाएं या ख़वातीन हैं ब्यूटी पार्लर खोल लें तो वो पर्सनल बिजनेस में आ जाते हैं, उसको खोलना कोई मुश्किल नहीं है। और एक टैक्स ही होता है इस पर। पार्टनरशिप है सिमिलर टू प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्ट मेनी ओनर्स, मतलब क्या पार्टनरशिप के अंदर एक से ज़्यादा ओनर होंगे, बस ये बात है, मतलब 2 ओनर्स होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। और रजिस्टर्ड मे बी और मे बी पार्टनरशिप एक 1932 ये कहता है कि आप रजिस्टर्ड करवा दें, अच्छी बात है, नहीं रजिस्टर्ड का तब भी कोई इतना बड़ा इस मसला नहीं है, तो आप अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं। कॉर्पोरेट, ये लोग जो होते हैं ये 80% ग्लोबल सेल्स और सर्विसेज का पार्ट है और सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब जैसे अब ये है ना कि पर्सनल होना चाहिए लीगल, तो इसके अंदर पर्सनल नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में होता है पर्सनल होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है कि मतलब कंपनी अलग है और ओनर जो है वो कंपनी, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर है, लेकिन एसेट्स का ओनर जो है वो खुद कंपनी है। कंपनी एक खुद एक एंटिटी है जिसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक और स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड होती हैं। पॉसिबल बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में भी ओनर्स हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि मतलब ओनर से उतना ही लिया जाएगा जितना उसके शेयर की प्राइस थी। अगर शेयर की प्राइस अगर यानी मतलब पूरी कंपनी भी डूब जाए और उसके वाजिबात जो हैं वो एसेट से जो उसके कंपनी के थे उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनलिमिटेड लाइफ स्पैन, जैसे मिसाल दिया यूनिलीवर आप देख लें कि 150 साल से चल रही है, नेस्ले देख लें 150 साल से चल रही है, तो ये सारी इनकी गोइंग कंसर्न जो है वो कोई मसला नहीं होता इनके लिए। डिसएडवांटेज क्या है, डबल टैक्स होता है। एक टैक्स वो जब कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो मतलब पाकिस्तान के अंदर 30% होता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। और एक जो है वो डिविडेंड की सूरत में जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। हाइब्रिड कंपनीज भी होती हैं कुछ, जो एस टाइप जो कॉर्पोरेट विदाउट डबल, इनके ऊपर डबल टैक्स नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विदाउट डबल टैक्स टेन। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पाकिस्तान के अंदर इतनी कॉमन नहीं है, अभी आई नहीं है पूरी तरीके से, अभी मतलब पाकिस्तान के अंदर इतना कोई इनका ख़ास वजूद नहीं है। और पर्सनल कॉर्पोरेट भी होता है, जैसे डॉक्टर लिमिटेड लाइबिलिटी है कि भाई इस तरीके से है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब क्या कस्टमर है वो मार्केटिंग, सप्लायर है, अदर फंक्शंस हैं, और माइक्रो फाइनेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग है, ये सब है। टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट एंड लीगल कंपटीटर है, ये सब है। अब है फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब कितनी किस्म की मार्केट्स होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट होती है जिसके बारे में अक्सर न्यूज़ के अंदर सुनते हैं कि भाई इतने 100 इंडेक्स इतने से बढ़ गया, इतने से कम हो गया, स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है, रुझान देखा जा रहा है, तो वो है। मनी मार्केट, इसके अंदर बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स बेचती है और प्राइवेट सेक्टर भी बॉन्ड बेचते हैं मनी मार्केट के अंदर। कॉल मनी, इंटर बैंक शॉर्ट टर्म लोन, ओवर लाइन, तो उसके अंदर लोन है, लीज है, इंश्योरेंस, ये आपने सुना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बैड हाल मनी लेंडिंग टू अगेंस्ट शेयर्स, यानी कि मतलब रोड साइड, ये है। और रियल में कॉटन, रियल एसेट मार्केट में कॉटन एक्सचेंज है, गोल्ड एक्सचेंज है, कपड़ा मार्केट है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, ये सारी मार्केट हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर यूज, कार्स, वीट एंड शुगर, ये सारी मार्केट होती हैं। अब आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से समझनी है तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए तो 8 एडिशन जो है वो ब्रिगम एंड गैबेंसी का ले लें इस लेक्चर के अलावा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनेशंस को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सब डेफिनेशंस को, कुछ बेसिक डेफिनेशन को। आइए स्टार्ट करते हैं। रियल एसिड, रियल एसिड क्या होता है, वो एसिड जिसको आप फिज़िकली देख सकें। फिज़िकली जैसे मिसाल दे दिया है कि लैंड है, घर है, कोई इक्विपमेंट है, मशीन है, वीट है, फ्रूट्स है, इनको आप फिज़िकली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो पेपर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है वो एसिड, यानी मतलब शेयर्स, आपने शेयर्स ख़रीद लिए या फिर बॉन्ड्स ख़रीद लिए, डिबेंचर्स ख़रीद लिए, तो
इसके अंदर मतलब आपको एक कागज़ मिल जाता है और आपको लीगल यानी कि मतलब क्लेम मिल जाता है कि भाई मैं इस कंपनी का इतना मालिक हूँ, इतने परसेंट मेरे पास शेयर है या इतने परसेंट बॉन्ड्स हैं, ये हो जाता है। लेकिन ये फिजिकल एसेट्स की फॉर्म में नहीं आते, मतलब ये फ़र्क होता है रियल एसेट और फिजिकल एसेट में। इसके अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट सिक्योरिटी आती है जिसमें स्टॉक और बॉन्ड्स आते हैं, और डिपेंड क्या होता है, कैश फ्लो जनरेटेड अंडर द एसेट, और कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स होती हैं। ये कि अगर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट में नहीं जाए तो डेरिवेटिव्स के ज़रिए जा सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, यानी ये बैंक से ख़रीदे जाते हैं कि भाई हम फ्यूचर के अंदर ये मतलब ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आप हमें अभी से इसके रेट बता दें, तो वो उस तरीके से पढ़ेंगे अभी आगे। और ऑप्शंस होते हैं, यानी कि वो डिपेंड फ्यूचर्स होते हैं और ऑप्शंस होते हैं, ये डिपेंड ऑन वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे हम डिपेंड करते हैं इसको। अब बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इंटरनेशनली कॉमनली वे कंपनी राइज फंड, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये फंड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो है ये लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसेट नहीं होता, लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, और डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेगुलरली मिलता है जो बॉन्ड होता है, और मे बी के फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी होता है। बॉन्ड की टाइप्स होती हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये अनसिक्योर होते हैं यानी इनके पीछे कोई एसेट रखा हुआ नहीं होता। ये मॉर्गेजेस होते हैं, ये बॉन्ड्स जो इनके पीछे एसेट होता है, जैसे कि लैंड है, इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ एसिड है। और अदर बॉन्ड के अंदर यूरो बॉन्ड है, ज़ीरो है, जंक है, ये सब आते हैं। और स्टॉक है, स्टॉक ये क्या होता है, मतलब इस्लामी शरिया लॉज के तहत, यानी मतलब पार्टनरशिप समझ लें आप, किसी भी कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हैं, एक तरीके से हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कि भाई मेरा कंपनी में इतना स्टेक लगा हुआ है, तो ये एक पेपर सर्टिफिकेट होता है, ओनरशिप होती है कंपनी की आपके। जैसे कि आपने कंपनी से 1 मिलियन शेयर्स आपने ख़रीद लिए फला फला कीमत पे, ठीक है, इक्विटी में बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होता है। और ये यानी मतलब जब तक चलते हैं सर्टिफिकेट, जब तक कंपनी चलेगी, नॉट पर यानी मतलब सर्टिफिकेट एज लॉन्ग एज कंपनी, यानी जब तक कंपनी रहेगी कंपनी, यानी अगर 100 साल कंपनी चल रही है, 100 साल के लिए आपके 200 साल चली, 200 साल के लिए ये है। और शेयर हैव रेजिडुअल क्लेम और नेटवर्क ऑफ द प्रॉफिट, मतलब क्या कि मतलब जो प्रॉफिट कमाती है उससे शेयर होल्डर को पैसे यानी डिविडेंड की सूरत में मिलता है। बॉन्ड की तरह इसके अंदर इस वो नहीं दिए जाते, आपके इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और इसके अंदर दो टाइप होती है, कॉमन कॉमन जो शेयर स्टॉक होता है उसके अंदर ओनरशिप रिप्रेजेंट होती है, यानी कि मतलब ऑनर होते हैं, और डिविडेंड मिलता है इसके अंदर, पोर्शन ऑफ इनकम। और ये वो लोग होते हैं, समझ लें कंपनी के मेन जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। और जो प्रेफर्स है उसके अंदर स्टॉक के अंदर ये होता है कि डिविडेंड फिक्स नहीं, डिविडेंड इसमें फिक्स होता है, लेकिन इसमें जो मतलब कंपनी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके अंदर इनकी पावर कम होती है, या बल्कि ना के बराबर होती है इनकी पावर, इनके वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये कुछ बैलेंस शीट है कि भाई इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। तो जो जिसके अंदर हम देख रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी कि मतलब जो एसेट साइड पे स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो है वो हमने अगर यानी किसी कंपनी के ख़रीदे हुए तो हम अपनी एसेट साइड पे लिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू अगर हमने इशू किए हुए, अगर हम कंपनी और हमने इशू किए हुए तो वो इस जगह रिप्रेजेंट होंगे। और अगर हमने कैपिटल यानी कि मतलब स्टॉक इशू किए हैं, कंपनी ने स्टॉक इशू किए हैं, तो वो इक्विटी साइड पे हो, यानी ये समझ लिया अगर आप इशू करते हैं तो लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, और आप अगर ख़रीदते हैं तो एसेट साइड पे आएंगे। और वो डिपेंड करता है कि अगर आप बॉन्ड इशू करते हैं तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और अगर आप इक्विटी यानी कि स्टॉक इशू करते हैं तो इक्विटी साइड पे। अब वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, बुक वैल्यू, जो हमेशा बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है कोई भी चीज़ उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर। और फिर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और लिक्विडेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो उस वक्त जब एसेट बेचे जा रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। मिसाल दीजिए कोई कंपनी बंद हो रही है, उसके पास 1 करोड़ का प्लांट है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो 1 करोड़ का बिक जाए, हो सकता है 1 करोड़ 10 का भी बिक जाए, हो सकता है 90 लाख का भी बिक जाए, तो डिपेंड करता है कि वो लिक्विडेशन के वक्त कितना हो। फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू होती है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वर्किंग एसेट फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग द डिस्काउंट, यानी मतलब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बता देता हूँ कि मतलब आज किस चीज़ की, यानी मतलब जैसे 100 रुपये के नोट की आज जो वैल्यू है वो कल 100 रुपये की वैल्यू की वो नोट की वैल्यू नहीं होगी। इस चीज़ को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो लेस देन मार्केट वैल्यू होती है, और एसिड अंडरलाइनिंग वैल्यू पे होती है। तो ये लेक्चर नंबर 3 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा जाए, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मतलब एक्यूरेसी हो, उसमें टाइमली हो, कंसिस्टेंट हो, जनरलाइज हो, कलेक्ट और रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें उसकी है, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। और फिर उसके बाद टाइमली रिकॉर्ड हो, कंसिस्टेंट हो, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, किसकी? शेयर होल्डर्स की। और मैक्सिमाइजेशन किसकी? स्टॉक प्राइस की। और बेस्ट इन्वेस्टर टू इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। और अब कंपनी जो यानी कि मतलब कंपनी जो है वो हर साल के साल इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करती है। उसके अंदर वो क्या उसके सिग्नेचर यानी मतलब साइंस क्या दिखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या क्या है कंपनीज़ की, वीकनेसेस क्या है, और इंडस्ट्री का बेंचमार्क क्या है। और जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी आता है, लेकिन ये कि खैर यहाँ नहीं है, चले खैर। अब है क्या मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग और डबल एंट्री, यानी मतलब आपने पढ़ी होगी अकाउंटिंग के अंदर कि डबल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन ये पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है कि मतलब क्या एसेट प्लस एक्सपेंडिचर और इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, ये होती है। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो होते हैं वो पीएनएल के अकाउंट होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन जो अदर हैं वो टेम्परेरी नहीं होते, वो परमानेंट अकाउंट होते हैं। वो यानी मतलब बैलेंस शीट के साथ साथ चलते रहते हैं। और लेफ्ट हैंड के अंदर जो होता है डेबिट साइड की तरफ, यानी कि मतलब लेफ्ट हैंड इंक्रीज व्हेन डेबिट, और राइट हैंड जो है वो इंक्रीज होता है जब क्रेडिट होता है। और जनरलिटीज़ होती हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट क्या करते हैं आप, जनरलिटीज़। अब लेफ्ट हैंड के अंदर यानी कि मतलब एक स्नैपशॉट दिया हुआ है किसका, ये बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। और पर बैलेंस शीट जितने भी अकाउंट होते हैं वो परमानेंट होते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। मतलब क्या, इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ गई तो उस पर एडजस्टमेंट नहीं होती, बहुत कम होती है, मतलब ये कि हो जाती है लेकिन बहुत कम, रेयर केसेस होते हैं कि एडजस्टमेंट होती है। जो एसेट होते हैं वो इकोनॉमिकली और बिजनेस रेजोल्यूशन टेंजिबली इन्वेंट्री। अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं और जो इन कुछ होते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिसमें पैटर्न है, ब्रांड वैल्यू है, लीजेस वगैरह है। करंट एसेट भी होते हैं, फिक्स मशीनरी, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ होती है इसके अंदर। और करंट एसेट के अंदर कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, जिनकी एज जो है वो करंट एसेट वो होते हैं समझ लीजिए जिनकी एज जो है वो 12 महीने से कम है, 12 महीने से ज़्यादा होंगे तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में चले जाएंगे। और फिर एजेंटिंग शेड्यूल प्रिपेयरिंग टू वैल्यू रिकवरेबल, यानी मतलब रिसीवेबल जो होता है, अकाउंटिंग हमेशा अक्रूड पे की जाती है तो इसलिए उसका रिसीवेबल। और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कितने मतलब इन्वेंट्री जो आपके पास रखी वो आप उसकी वैल्यू क्या है, और आप उस कौन सा मेथड कर रहे हैं, फीफो कर रहे हैं, लीफो कर रहे हैं, एवरेज आउट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, डबल डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस वगैरह मेथड आप इस्तेमाल करें। वैसे खैर लीफो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि वेट फीफो और एवरेज ही चलता है। अब लाइबिलिटी साइड के अंदर क्या है, ऑब्लिगेशन है किसकी, क्रेडिटर्स की जो बाहर है और शेयर होल्डर्स की, ये लाइबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करता है। लाइबिलिटी कैन बी करंटली डेबिटेड टू द अदर, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती है, रिटेन अर्निंग कंटीजेंट है। कंटीजेंट मतलब जिसके ऊपर यानी मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये है। अनरियलाइज गेन भी होते हैं कई दफ़ा मार्केट सिक्योरिटीज़ के लिए, तो वो है। और फिर उसके बाद के जो करंट साइड है, यानी करंट एसिड है, जिसकी लाइबिलिटी वो जिसकी मुद्दत 12 महीने से कम है, तो उसके अंदर पेबल है, शॉर्ट टर्म है और एक्रूड एक्सपेंसेस है। और फिर नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है। और टोटल इक्विटी जो है उसके अंदर जैसे थे कॉमन जो इक्विटी, मतलब समझ लें आप शेयर ओनर की, यानी ओनर ने कितना पैसा लगाया है ये समझ लें आप, वो कंपनी इसमें शेयर वैल्यू के हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो कंपनी कॉमन इक्विटी है, पेड इन कैपिटल है, रिटेन अर्निंग वगैरह इसमें शामिल है। और रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट क्या होती है, एक्सेस वैल्यू ओवर द एसेट, यानी मतलब क्या, अगर रिटेन अर्निंग अगर आपको जाननी है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दें, इज इक्वल टू इक्विटी हो जाएगी, वही आपकी नेटवर्थ हो जाएगी। कैश अकाउंट रिप्रेजेंट रियल कैश मैन इज यूज टू पे बिल्स। अब ये कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया है कि भाई इस साइड पे एसेट दिए गए हैं और इस साइड पे जो है वो लाइबिलिटी दी गई है। तो जिसके अंदर कैश के अंदर कैश मैनेजमेंट है, ट्रेजर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटीज़ है, मार्केटेबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और फिर उसके बाद के ये फिक्स है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल बजट वगैरह है। और फिर इसके वर्किंग कैपिटल के अंदर यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होती है वो इसमें रिसीवेबल है, अक्रूड एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म है, ऑफिस के आगे जो डेप्ट है, कंटीजेंट है, लॉन्ग टर्म है। और इक्विटी साइड के अंदर हम देखें तो कैपिटल रिटेन अर्निंग है। अब पीएनएल अकाउंट, पीएनएल जो है ओवर द ईयर ऑफ द
मैचिंग टू द साइकिल, मतलब क्या, जितने साल यानी मतलब पूरे साल का जो डेटा है वो पीएनएल अकाउंट में एक ही दफ़ा में शो कर दिया जाता है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट जो होता है वो राइट हैंड साइड एंड ऐड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट। वैसे खैर पीएनएल अकाउंट आप बना लें, लेकिन ये कि स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए, ज़्यादातर पे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाता है, टी अकाउंट में बहुत कम बनाया जाता है, लेकिन बना सकते हैं। तो और ये टेम्प्रेरी अकाउंट होते हैं, मतलब आज हैं कल ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस आपने अगर पे जैसे इंश्योरेंस लिया हुआ था तो इंश्योरेंस की मुद्दत ख़त्म हो गई, ये अकाउंट हट जाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ होते हैं जो हैं वो आपके निकल आते हैं किस तरीके से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपको देता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ वेरी कन्वीनियंस फिगर, तो इसके अंदर डिपेंड करता है इन्वेंट्री की वैल्यू कि हम किस वैल्यू पे डिप्रिसिएशन वगैरह इसके अंदर आ जाती है। अक्रूड डेप्रिसिएशन नहीं आती, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है इसके अंदर। ग्रॉस रेवेन्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह इस तरीके से। और फिर इसके आगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस अदर एक्सपेंसेस, तो इबिट आ जाता है। इबिट इबिट मतलब क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये आ जाता है। और फिर इसके आगे अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो आ जाता है। नेट अर्निंग, इस तरीके से डिविडेंड पे करें। और नेट कैश इज़ नॉट कैश जो होता है, मतलब नेट इनकम जो है वो नॉट कैश इनकम। ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझिए कि आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो हम कैश फ्लो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। ये इसकी एग्जांपल दी गई कि भाई नेट सेल्स कितनी है, और फिर ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस, और फिर इसके अदर इनकम स्टेट, ये सारी और इबिट आ गया। और इबिट क्या मतलब, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अगर इंटरेस्ट होता तो यहाँ आ जाता, और नहीं है इंटरेस्ट तो डायरेक्ट टैक्स निकाल के नेट इनकम आपकी आ गई। अब एक कैश फ्लो जो है वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है तीन हिस्सों में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर क्या होता है, दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैसे डायरेक्ट बहुत रेयर केस है जिसके अंदर डायरेक्ट इस्तेमाल हो, ज़्यादातर पे इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये थोड़ा लॉन्ग होता है और इसमें ब्रीफली आपको बताया जा रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको यानी मतलब आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अब ब्रीफली आपको जो ब्रीफली समझने में आसानी होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर अक्रूड बेस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो कैश मतलब कैश आया कैश गया। कैश की फ्लो के अंदर एक यानी मतलब आज जैसे 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर तक जितने कैश आया कैश गया उस सब की रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है। इसमें सिर्फ कैश आइटम आते हैं। और अगर अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी तो एसिड हुआ, लेकिन ये कैश आपके पास से चला गया तो ये इसमें माइनस होता है। इस तरीके से होता है इसके अंदर हिसाब। और फिर क्या है कि ये यानी मतलब अगर आपने डिविडेंड पे किया, आपके पास से कैश चला गया, बेशक आपने डिविडेंड पे किया तो आप कह रही मतलब जाहिर है आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन फ़ायदा किया आपने दूसरों का, लेकिन ये कि आपके पास से कैश चला गया तो वो माइनस हो जाएगा। इसके अंदर ये होता है। अब इसकी छोटी सी फॉर्म है, खैर ये तो बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन ये कि छोटा सा है कि भाई नेट इनकम आपने दे दी एड डिप्रिसिएशन, जो जितने भी वो एक्सपेंसेस जो मतलब आप नॉन कैश आइटम है, डिप्रिसिएशन है, एमोटाइजेशन है, पेट्रोन वगैरह की, तो वो सारे ऐड कर दें। और इसमें वो भी ऐड कर दें जो आपने मतलब यानी कि कैश इन जो जैसे आपने इन्वेंट्री ख़रीदी वो आपके पास से कैश चला गया तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पेबल इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने पेबल देना है। तो इस तरीके से होता है, ये इसका छोटा सा एक फॉर्म है। अब इसके अंदर रेशोज़ है। रेशोज़ क्यों होते हैं इस्तेमाल के, कंपनी की हेल्थ समझे जानने के लिए। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल रिपोर्ट देख के बंदे की हेल्थ बताते हैं, तो इसी तरीके से फाइनेंशियल रेशोज़ जो है वो कंपनी की हेल्थ जानने में होते हैं कि कंपनी अच्छी चल रही है नहीं। कुछ मिसाल है लिक्विडिटी सॉल्वेनिटी रेशोज़ के अंदर, जैसे कि करंट है, कोई एसिड रेशो है। अच्छा, इसके ये जो थम ऑफ रूल है, मतलब ये कि अगर इस 1 से लेकर 4 के दरमियान रहेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी है। या वैसे तो जनरली एक थम ऑफ रूल बनाया हुआ है, मे भी पॉसिबल है कि चेंज हो जाए, लेकिन ये कि थम ऑफ रूल है कि अगर इसके दरमियान रहेगी तो कंपनी बहुत अच्छी है। और इस तरीके से प्रॉफिटेबल रेशियोज़ है, ये है रेशो ऑन एसिड्स हैं, इक्विटी है। और इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, इसका जो है 5 और 3 है तो कॉमनली इंटरेस्ट है। और फिर एसिड रेशो है, इसके अंदर भी हम ये सब तो ये सारे रेशोज़ हैं इसके अंदर। अब लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है। ये एक तो पहली बात ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब करंट कॉस्ट यानी करंट नहीं है डेटा, ये हिस्टोरिकल है। मतलब आज जैसे मिसाल दे दिया कि 31 दिसंबर, तो आज की जितना पिछले यानी मतलब 1 जनवरी से जो जो हुआ वो आज हमें पता चल जाएगा। अब जो हो चुका वो तो हो चुका, ये हिस्ट्री है। अब आगे क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, तो ये हिस्ट्री बन जाता है। और लिमिटेड क्या है कि मतलब विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं अकाउंट में। विंडो ड्रेसिंग मतलब ये है कि समझ लिया अकाउंट में छेड़छाड़ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मिसाल दे दिया है कि भाई आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो रेजिडुअल मेथड से निकलती थी, अब बंदे ने क्या किया स्ट्रेट लाइन से निकाल दी।
आपको नहीं पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन से निकालती, लेकिन ये है कि उससे क्या होगा, एसिड ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि कम डेप्रिसिएशन हुई तो एसिड ज़्यादा होगा, तो एक हेल्दी बैलेंस शीट लगेगी। तो ये विंडो ड्रेसिंग होती है। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, और जैसे कोई कंपनी रेजिडुअल इस्तेमाल कर रही है तो कोई स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल कर रही है, किसी तरीके से कोई एवरेज इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल करी है, कोई फीफो इस्तेमाल करी है, तो ये भी डिपेंड होता है। और ये स्टैटिक है, एक मतलब छोटा सा स्नैपशॉट है, पूरी पिक्चर नहीं है। और डिफिकल्ट से इसके हम यानी कि मतलब फाइनेंशियल रेशो, मतलब ये एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली जान पाएँ कि फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। अब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि फोकस किस चीज़ पे होता है इसका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्ट्री वैल्यू पे फोकस होता है, फोकस ऑन अक्रूवल प्रिंसिपल पे होता है, और हाउ टू लॉजिकली क्लियरली कंप्लीट रिप्रेजेंट डेटा, यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का किस तरीके से। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप हैं उसका फोकस किस पे होता है, मार्केट पे होता है। उसका क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड कैश फ्लोज, बिकॉज द एसेट्स, यानी कि मतलब जितने कैश फ्लो, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, उस पर पिक द बेस्ट एसेट एंड लाइबिलिटी पोर्टफोलियो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। यानी आपका ये सारी चीज़ें हैं, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट की है। ये आपकी चाहिए भाई मार्केटेबल है, और फिर इसके बाद एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, किस इन्वेस्टमेंट को हमें लेना चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। अब मार्केट वैल्यू एड, मतलब मार्केट वैल्यू एड क्या होती है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, यानी कि मतलब जो मार्केट में वैल्यू चल रही है ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बुक में भी हो। उसकी वजह क्या है कि मार्केट में कभी कभार ये होता है कि भाई, जैसे अब मैं आपको मिसाल दूँ, स्टॉक मार्केट अगर अक्सर आप देखते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट 15 पॉइंट से बढ़ गई, 25 पॉइंट से गिर गई, तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है। आपकी बुक्स के अंदर तो स्टॉक जो है वो पार वैल्यू पे नहीं, पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। 10 रुपये का आपने इशू किया, वो 10 रुपये पे, लेकिन ये कि मार्केट पे डिपेंड करता है। तो वो क्यूमुलेटिव मेजर, यानी मतलब सबको मिला के मार्केट और मार्केट वैल्यू और बेस्ड ऑन शेयर प्राइस निकाली जाती है। और हाउ मच मोर वैल्यू लेस इन सक्सेस एडिंग द कंपनी आई टू द जनरल पब्लिक, ये डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस कंपनी कंपनसेशन पैकेजेस ऑफ सीईओ के पैकेजेस देख के भी पता चल जाता है। और इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, इबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ टोटल एसेट्स जितने हैं। और फिर इसके मेजर करते हैं किसको, एनी 1 ईयर, यानी किसी ईयर का ले लें, बट देखिए डिफिकल्ट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द डिप्रिसिएशन मेथड। जाहिर सी बात है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिप्रिसिएशन मेथड हर कंपनी का अलग होता है, इन्वेंट्री मेथड अलग होता है, लीज अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें मुश्किलात पैदा करती हैं इकोनॉमिकल वैल्यू को निकालने में। ये लेक्चर नंबर 4 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मतलब क्या कि आज का पैसा जो है वो ज़्यादा वर्थ है निस्बत के कल के पैसे से। मतलब आज जो खरीद कर सकते हैं पैसों से वो ज़्यादा वर्थ है निस्बत के कल वही पैसे से आप कम खरीद सकते हैं। सेफ मनी ज़्यादा बेहतर है निस्बत के जो रिस्क मनी है। कंपेयर सेब को डिस्काउंटिंग और नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के हम कह रहे हैं कि भाई सेब को कंपेयर ना करें ऑरेंज से, और एक जगह तमाम इन्वेस्टमेंट ना करें, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करें और इंश्योरेंस करें, अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसका अजाला हो सके। इकोनॉमिकल इक्वेशन मतलब क्या, इंटरेस्ट जो इक्विलिब्रियम प्राइस वे डिमांड एंड फंड, यानी मतलब एक इंटरेस्ट की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस करती है कैपिटल के। अब इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि भाई जो प्राइस है प्रॉपर्टी के वो डिफरेंट है, और क्या जो प्राइस कैपिटल इन कॉटन मार्केट वो भी डिफरेंट होते हैं हर जगह। अब फैक्टर्स क्या क्या है, इंटरेस्ट यानी मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, और रियल इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वो होता है जो इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट में से रियल इंटरेस्ट रेट आप निकालने के ये फार्मूला है कि आप इन्फ्लेशन हटा दें तो निकल जाएगा नॉमिनल में से रियल। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन सच द क्लोजिंग, यानी कि मतलब बिल जो गवर्नमेंट के होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है जो इन्फ्लेशन चल रहा है पाकिस्तान में, नॉर्मली इन्फ्लेशन जो है वो 8 से 15% चलता है, डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे भी करता है। और डिफ़ॉल्ट रिस्क का जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके ऊपर रेटिंग एजेंसीज बैठी होती हैं, वो बताती हैं कि वो के जो रेटिंग एजेंसीज है वो देती हैं रेटिंग कि भाई ये कितनी क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है। और मेच्योरिटी यानी मतलब कब सिक्योरिटी जो है वो आपकी मेच्योर होगी, ज़्यादा टाइम के लिए या कम टाइम के लिए। सॉवरेनिटी रिस्क, जो गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट्स के चांसेस होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से डिफ़ॉल्ट कर भी गई तो उसके रिस्क है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैश रखना या फिर कैशेबल सिक्योरिटी रखना पसंद कर रहे हैं या नहीं। अब टर्म्स स्ट्रक्चर जो है ऑफ यील्ड कर्व, यानी कि इंटरेस्ट सिक्योरिटी जो है वो
हॉराइजन है, डिमांड एंड सप्लाई है, वेरियस लॉन्ग फैक्टर, मतलब जाहिर सी बात है जो डिमांड एंड सप्लाई है वो ये है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में ऑल्दो इंटरेस्ट इज नाउ एज अपर स्लोपिंग, अपर स्लोपिंग ये कहलाता है, ये ध्यान में रखें शॉर्ट टर्म डाउन। और फिर इसके बाद है कि क्या है, सम टाइम रिवाइज इज ट्रू इज नाउ एबनॉर्मल। ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से नॉर्मल है एबनॉर्मल है। हैम्पर्ड बैक कर्व कहलाया जाता है। और इसकी जो फैक्टर यानी मतलब जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की, मतलब इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब बंदे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, कि बढ़ेगा या कम होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो इन्वेस्टर है वो कितना सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी अपने पास रखना चाह रहा है जो पैसे यानी मतलब होल्ड, जिसको फ़ौरन पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। और मार्केट सेगमेंट के डिमांड एंड सप्लाई शॉर्ट टर्म की ज़्यादा है या लॉन्ग टर्म की ज़्यादा है। अब देखें इसके अंदर के नॉर्मल जो एबनॉर्मल कर्व है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है और वो डिक्लाइन हो रहा है, और जो शॉर्ट टर्म है वो ईयर बाय ईयर वो बढ़ रहा है। तो ये जो हमने पीछे डिस्कस किया था ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय एन। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम, यानी मतलब कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और अब एक डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ये कॉमनली होता है इसके अंदर, मतलब एक कंपाउंडिंग अफेक्ट दिखाया जाता है। और मल्टीप्लाई बाय, इसमें क्या प्रेजेंट फार्मूला क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एम। एम और एम जो है वो मंथ्स को या फिर डेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे। और पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। एन मतलब कितने नंबर्स के लिए हमें करना होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन देखेंगे। और फिर जो कंपाउंडिंग जो है कंटिन्यूस है या एक्सपोनेंशियल है वो कंपाउंड, वो यानी मतलब कंटिन्यूस इन्फ्लेशन आएगा। कंटिन्यूस जो है वो आपका इंटरेस्ट, जो आपका अपना है जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न्स आएंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि अगर आपने 15 साल के लिए कोई यानी मतलब चीज़ रखी, 10 रुपये आपने एक बैंक में रखवाया, तो 15 साल बाद आप लेने जाएंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू से, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रखवाया तो सिर्फ आपको 25 रुपये मिलेंगे। और अगर आपने डिस्क्रीट के हिसाब से करवाया तो 42 रुपीज़। और अगर कंटिन्यूस के हिसाब से देखें, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस में ये होता है कि हर वक्त इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसके अंदर तो एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली ऐसे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वीकली, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूसली इंटरेस्ट होता है, तो ये जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ता है। और हम अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए देखेंगे। ये देखें इसके अंदर शुरू में तो इंटरेस्ट, ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल वाला इंटरेस्ट है सिंपल, वो भी सेम था, डिस्क्रीट भी सेम था, और कंटिन्यूस भी सेम था। बट जैसी ही उसमें एक्सपेंड यानी मतलब जो थोड़ा सा 5 तकरीबन 10 साल के या 7.5 साल कह लें कि अरसे के बाद कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। तो ये होता है फ़ायदा कि कुछ जो कंपनीज होती हैं या कुछ बैंक्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस इंटरेस्ट ऑफ़र करते हैं, तो उनका देख सकते हैं कि आप कितना फ़ायदा होता है अगर कंटिन्यूस इंटरेस्ट ऑफ़र करें कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये लेक्चर नंबर 5 है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होती है। पहले तो जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना, और अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और कंटिन्यूस और इमरजेंसी प्लान रखना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई या फिर कोई कंडीशन ख़राब हो गई उसको कैसे टैकल करें, और डील विद पॉसिबल आउटकम यानी कि कुछ भी हो। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या उनको से होते हैं कि मतलब कैश फ्लो आपको बताता है, बैलेंस शीट बताती है, और इनकम स्टेटमेंट प्रोफाउंड यानी मतलब जो फ्यूचर का बनता है। मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल सिंपल है, और कैश बैलेंस डिटरमाइन। अब स्टेट क्या है कि भाई स्टेप 1 जो है फोरकास्टिंग का वो है कि एस्टिमेट सेल बाय सेल ईयर बाय ईयर सेल्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है, मतलब कितना जो सेल हो रही है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है। और एस्टिमेट करना कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी कि इस सेल्स को मीट करने के लिए। और एस्टिमेट करना कि फाइनेंशियल नीड यानी मतलब लाइबिलिटी कितनी आएगी। जैसे बात है, आप कोई चीज़ सामान ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर पैसे से ही ख़रीदेंगे, और कोई सामान जब आप बेचेंगे तब भी पैसे से बेचेंगे, लेकिन आपको सामान ख़रीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए और उसको डिलीवर करने के लिए तो पैसे चाहिए। अब जनरल एजम्पशन क्या है इसके अंदर जनरल एजम्पशन है कि करंट एसेट होना चाहिए, मतलब यानी कि जनरली ग्रो जो सेल है। फिक्स एसेट डज नॉट ग्रो इन प्रोपोर्शनेट ऑफ द सेल्स। ऐसे होते फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होते हैं या फिर और भी फिक्स एसेट है वो एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शनेट से ग्रो नहीं होते, सेल्स ग्रो होती है। सेल जैसे एक साल
10 रुपये है, अगले साल 15 हो जाएगी, फिर उससे अगले साल 25, ऐसे होकर होती है। और कंटिन्यूस करंट लाइबिलिटी आल्सो स्पॉन्टेनियस फाइनेंस गेटिंग द प्रोपोर्शन। जाहिर सी बात है, आपकी जब आप सेल खरीदेंगे तो सेल करेंगे कोई सामान, तो आपको करंट लाइबिलिटी मतलब पेबल भी तो उसका जनरेट होगा, आपको जो सामान ख़रीदा उसके भी तो पैसे वापस करने होंगे। और लॉन्ग टर्म जो है वो समझ लें फिक्स एसेट की तरह ही है कि वो भी प्रोपोर्शनेट ऐसा सेल की नहीं होती। तो एक अजम्पशन ले लेते हैं कि एक आपका कैफ़े है, आप कैफ़े चला रहे हैं या कैंटीन चला रहे हैं, चाय का कैफ़े आप चला रहे हैं, और आपकी जो सेल है वो जो है वो 200 2 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई है। और जो आपका एक्सपेंस है वो 50,000 से 70,000 हो गया है एक साल के अंदर। अब देखना है कि ग्रोथ कितनी आई। ग्रोथ सेल के अंदर तो आपकी 50% ग्रोथ है, 50% आपकी ग्रोथ है। और जो आपके खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उसके अंदर 40% ग्रोथ है। तो 10% आपको नेट मिल रहा है। अब अगर ऐसा होता है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते और जो जो इनकम है वो कम होती, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 10% ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे 10% नहीं, वो ज़्यादा ही है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि नाउ वी एस्टिमेट कर सकते हैं रिक्वायर्ड टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट एसेट और चेंज फर्स्ट टू की फैक्टर रेशियो, यानी कि मतलब फाइनेंशियल रेशियो यही है कि अब हमें समझ में आ गया कि भाई किस परसेंटेज से कौन सी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं। अब प्रीवियस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। और बिजनेस अगर न्यू हो, ये तो हमने यानी मतलब अगर आप प्रीवियस बैलेंस शीट हमने पिछली एग्जांपल में देखी कि पहले से था कि भाई साल हमारा आ रहा है तो इतनी हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो हमारे पास डेटा था। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस में नए हों, जैसे आपने अभी आज कैफ़े खोला हो, तो अब आप कैसे करेंगे? तो उसका उसका तरीका ये है कि आप इंडस्ट्री को देखेंगे कि और कैफ़े वाले कितना कमा रहे हैं और उसके फाइनेंशियल रेशो देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ कर लें इसके अंदर कि बता रहे हैं कि स्मॉल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एवरेज का रेशो जो है वो कि हर साल उनकी 20% जो है वो सेल बढ़ती है। प्रॉफिट मार्जिन उनका कितना बढ़ता है? 25% बढ़ता है। और जो पे रेशियो है वो आप 50%, यानी कि मतलब जो डिविडेंड पे करना है वो 50% बढ़ना है। इसमें आपको अंदाज़ा हो गया। अगर आपकी इससे ज़्यादा ग्रोथ है तो फ़ायदा है, और अगर इससे कम ग्रोथ है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री जो समझ लें आपके सेट्स हैं, इंडस्ट्री के जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट है उसको मीट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जैसे प्रिडिक्शन जो एस्टिमेटेड है, प्रिडिक्शन जो की थी कि भाई जो 3 लाख की सेल है, तो बैलेंस शीट में जो आपका जाएगा वो 20% इंडस्ट्री की ग्रोथ थी, आपने 20% आपका यानी कि मतलब एसिड ये बन जाएगा, मतलब ये करंट लाइबिलिटी और करंट एसिड में ही जाएगा, आपका करंट एसिड में जाएगा क्योंकि सेल से जो जा रहा है, नॉट चेंज इन इंक्रीज इन फिक्स एसिड के कौन चेंज है। रिटेन अर्निंग यानी कितना आप बैलेंस यानी कितना पे कर सकते हैं, मतलब 25% आपके प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ हो रहा था और जो आपका पे था वो 50% था, यानी कि मतलब जो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस शीट में है, यानी कि मतलब हम जो पे करेंगे वो ये आएगा। अब टोटल एस्टिमेट यानी मतलब टोटल एसिड्स और टोटल लाइबिलिटी और माइनस टोटल एसिड माइनस टोटल लाइबिलिटी माइनस एस्टिमेशन इक्विटी जो है वो ये आपकी निकल के आएगी, मतलब कितना आप लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये इसमें बताया गया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन कैश फ्लो बनता है ताकि हमें पता चल जाए कि फोरकास्टिंग मतलब यानी कि अगले साल का, हमेशा एस्टिमेट पे चलते हैं लेकिन ये कि अगले साल का, वो उस तरीके से कि भाई अगर इंडस्ट्री पिछला फाइनेंशियल ईयर है तो आप उससे देख लें, और अगर पिछला नहीं है तो इंडस्ट्री को देख लें। बेस प्रिडिक्शन के क्या होती है इसके अंदर कि सेल्स रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर, एसिड, लायबिलिटी। और इफ़ बिजनेस वांट टू मेंटेन प्रेजेंट रेशो, यानी अगर प्रेजेंट रेशो रखना चाहते हैं तो उसको कितने एसिड्स रखने पड़ेंगे अपने पास या कितनी सेल ग्रोथ चाहिए कि वो इस चीज़ को मेक श्योर कर सके कि उसके प्रेजेंट ही हो, ठीक है। और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो डिविडेंड है। और लेकिन इस मेथड का जो परसेंटेज सेल मेथड है उसका एक ड्रॉबैक है कि वो इकोनॉमिक स्केल को नहीं देता, फिक्स इन्वेंट्री को नहीं देता और लमसम एसेट, मतलब यानी कि कोई इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे हो जाए या इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेहतर हो जाए, कोई उसमें
रिफ्लेक्ट नहीं करता, और जो फिक्स इन्वेंट्री है, यानी मतलब इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल ही फिक्स रहता है, और लमसम अगर एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको भी ये, उसमें भी ये कारगर नहीं होता। अब ये छोटा सा एक कैश फ्लो दिया गया है कि किस तरीके से नेट इनकम आपकी 400 थी, आपने डेप्रिसिएशन ऐड की, मैंने बताया था कि इसमें उल्टा चलते हैं कि एक्सपेंसेस में ऐड होते हैं और लेस होते हैं जो आपके पैसा जो है वो आपसे जा रहा हो पिछले लेक्चर में। तो रिसीवेबल आपका कितना है, 400। इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई 700 से, और लाइबिलिटी लाइबिलिटी आपकी 500 से इंक्रीज हुई, और ऑपरेशन कॉस्ट आपकी 1000 100 है। तो फाइनेंस से कैश कैश फ्लो फॉर फाइनेंस कितना है, तो नेट एक्टिविटी के बाद आपका 400 आया। तो इस तरीके से हम फोरकास्टिंग करते हैं सेल्स के ज़रिए। ये लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम प्रेजेंट एंड वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का, इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आज की रकम, यानी आज के 100 रुपये कल के 100 रुपये के बराबर नहीं होते। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब आज, सिर्फ एक मिसाल है, आज 100 रुपये में 12 अंडे आते हैं, वैसे नहीं आते लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन किसी ज़माने में तो आते थे, बल्कि किसी ज़माने में तो 80 रुपये के भी आते थे। तो इसी तरीके से अब फ्यूचर में जाएंगे तो और महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये बात है कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि मतलब आज की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है कल की वैल्यू की निस्बत के 100 रुपये की, यानी मतलब 100 रुपये। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर भी कि कंपेयर करते हैं कैश फ्लोज एज वेरियस पॉइंटेड, और वी मस्ट कंपेयर एवरीथिंग एज द सेम पॉइंट फॉर द नेग्लिजेंस टाइम, यानी मतलब जो टाइम है कि 5 रुपीज़ आज तो ज़्यादा है, 105 रुपये आज तो ज़्यादा है, लेकिन एक साल बाद ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा हो। अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 रुपये की वैल्यू, 105 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है या 100 रुपये की। अब कैसे, हाँ एक सवाल है, अब कोई सवाल कर सकता है कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि भाई आज का 105 और 100 रुपये तो, यानी 105 रुपये तो ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शंस है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब क्या कि इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या, एक आप ऐसा करेंगे जो आपके यानी कि मतलब आप ऐसा लगा लें 1000 रुपये, वो आप बैंक में जमा कर दें और इंटरेस्ट उस पर करें, लेकिन आप क्या उसको एक सेक्रीफाइस करेंगे कि आप कंजम्पशन अपनी खो चुके हैं। ठीक है, कंजम्पशन यानी आप कंजम्पशन नहीं कर रहे, उसको सेव कर रहे हैं और बैंक में रखवा दें। और एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको इन्वेस्ट, यानी मतलब उसको बैंक में ना रखें, एक जगह इन्वेस्ट कर दें जहाँ आपको लगे कि आपको बैंक रिटर्न से ज़्यादा हाई मिल रहा हो। तो अब अगर आपने, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट समवन कैन डिपॉजिट इन द बैंक गेट, यानी मतलब जो इंटरेस्ट रेट बैंक से मिल रहा है वो हो सकता है, और फिर उसके आगे मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यही कि आप किसी और जगह लगा दें, एनी बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर लगा दें, हो सकता है वहाँ से अच्छा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या फ़र्क होता है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कोड फॉर 1 ईयर्स, एक साल के लिए होता है, पब्लिशिंग न्यूज़पेपर में आता है, एडवर्टीज बाय क्रेडिट एंड लीज कंपनी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल इफेक्ट। तो अब पीरियड है, मतलब क्या, इसके अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के अंदर जब भी इस्तेमाल, यानी मतलब यूज़ होता है वो पीरियड वाइज होता है। पीरियड कभी भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, अपना क्वार्टरली भी हो सकता है, इस तरीके से होता है। और ये यानी मतलब यूज टू कंपेयर सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट इन साइकिल बट नॉट डिस्काउंटिंग पीरियड, मतलब क्या, ये यूज होता है सिक्योरिटी, यानी मतलब आप या तो बैंक में रख के इंटरेस्ट लें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, तो दोनों को बेहतर, यानी मतलब दोनों में से बेहतर क्या है वो आपको अंदाजा हो जाता है इस तरीके से। अब बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि एक कैसे हो सकता है, तो इसको हम आपको मिसाल से समझाते हैं जो इसमें दी हुई है। कि आंसर है कि भाई पीरियोडिकली इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर हम रखवाएंगे, और वी कैन यूज द ओल्ड इंटरेस्ट, हमारा फॉर्मूला था। अब है 105 रुपये, 105 रुपये के अगर हम 10% पे डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू स्लैश वन वन माइनस वन प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट 10% है एंड एक साल में तो 95, यानी मतलब आज से एक साल बाद अगर आपके पास 105 रुपये है तो उसकी वैल्यू जो है वो 95 हो जाएगी। तो लेस देन 100 हो गए ना,
यानी कि मतलब क्या 105, यानी अगर आपके पास आज के 100 रुपए हैं तो ज़्यादा वैल्यू है निस्बत की, अगर एक साल बाद 105 रुपए है तो उसकी वैल्यू 95, यानी मतलब आप उससे न सिर्फ 95 की चीज़ खरीद सकते हैं। ये बात यहाँ पे कंसेप्ट है। अब देखें प्रेजेंट वैल्यू एरोटिकली इसको डिस्कस किया गया है कि भाई आज इंटरेस्ट, यानी मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो प्रेजेंट में आप खड़े हुए हैं, तो अब आप फ्यूचर से आप डिस्काउंट कर रहे हैं, यानी ईयर जीरो वो होता है जो आज खड़े में टुडे एक साल बाद। तो 105 रुपये आपके पास थे लेकिन आपने डिस्काउंट किया कि यार अगर 105 है तो मैं डिस्काउंट करके देखता हूँ कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो एक्चुअल वैल्यू आज की 95 होगी। नोट करें इसके अंदर क्या कि अगर हम 2 पीरियड यानी मतलब 2 साल का एडिशन कर दें और इंटरेस्ट रेट सेम रखते हैं तो 2 साल बाद जो आपके 105 रुपये की वैल्यू है वो 87 हो जाएगी, मतलब 87 रुपीज़ की चीज़ें आप खरीद सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंटिंग, कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 87 पे वो आ जाएगा। रिमाइंडर क्या रखनी है इसके अंदर कि जब भी आपकी यानी मतलब बिजनेस रन होता है तो वो एसेट टू जनरेट द कैश फ्लो, मतलब जो एसेट्स हैं उनकी उनकी जरिए आप कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर फोरकास्ट एनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो हमने पिछली लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रेजेंट ऑफ कैश सेल्स मेथड और कैश बैलेंस, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि आप एक कैफ़े खोल लें और उसके अंदर एक फिजिबल कैश फ्लो की रिपोर्ट बनाएं और उसकी जो मतलब यानी कि एक रिपोर्ट बनाए, फोरकास्ट बनाए कि भाई आपने इन्वेस्ट क्या किया है 1 लाख रुपए, और फोरकास्ट की कि कैश रिसीव यानी कैश मिलेगा आपको कितना 2 लाख रुपए, और आपका खर्चा एक साल के अंदर खर्चा कितना होगा 50,000 रुपये, और आपके जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है रनिंग फाइनेंस आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए हो तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कितना है तो आपको 30,000 रुपये चाहिए, और फिर जो 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट है। अब इसके अंदर देखें जो अपवर्ड है सॉरी डाउनवर्ड जो है वो आपकी कैश पेमेंट्स है, और जो अपवर्ड है वो आपकी कैश इनफ्लो यानी कैश रिसिप्ट्स हैं, इस डायग्राम के अंदर शो की गई है। अब आप प्रेजेंट वैल्यू पे जाएंगे, मतलब क्या कि जैसे एक साल अब गुजर गया तो आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, उसमें से 50 जो आपने खर्चे थे वो निकाल दिए और 30 जो थे वो आपने जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट थी वो निकाल दी। लेकिन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1 लाख थी, अब आपके पास 1,20,000 रुपये आ गए। इस फिगर के अंदर आप देखें तो 1,20,000। अब इसको हम आगे इस नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्काउंट करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक बातें करने थे फिर उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो टेक इन आउटफ्लो ऑफ अकाउंट और फिर इनिशियल सम, एनपीवी क्या होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सम नेट कैश फ्लो जो हमारे साथ कैश फ्लो आया, और इसके अंदर 1 ईयर यानी मतलब अगर एक साल के लिए कर रहे हैं तो एक दो तीन इस तरीके से कितने भी साल के लिए कर रहे हैं वो आप करें। अब देखें आप क्या 1,20,000 आए थे, 1,20,000 एक साल बाद, तो अगर आज आपके पास उस रकम के 1,20,000 फ्यूचर में हो लेकिन आज अगर आपको जाननी है उसकी वैल्यू है तो उसकी डिस्काउंट हम करेंगे, जो वैल्यू फार्मूला होता है तो हमने लगाया कि भाई कैश फ्लो फॉर 1 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना था 10% और नंबर्स कितने थे यानी मतलब कितने सालों के लिए 1 साल के लिए, और किया तो आपके पास आया 109 रुपये, मीन्स कि आपने एक 9,000 आपने कमाया, यानी 1 लाख आपने लगाया और आपने 9,000 रुपये कमाए, तो ये अच्छी बात है कि आपने कमा लिए, वरना अगर इसको डिस्काउंट करते हो नेगेटिव में आ जाता तो ये अच्छी सब बात नहीं होती। यही प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बता देते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया और फ्यूचर को यानी मतलब बिजनेस प्लान को आप खींच के इस दफ़ा लाएंगे यानी आज लाए तो उसकी वैल्यू बता देता है, वैल्यू का अंदाज़ा अक्सर हो जाता है। तो ये लेक्चर नंबर 7 है जिसके अंदर हम एनवीटी एन पर पीएचडी डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूस है जिसमें एनपीवी हमने पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एनवीटी क्या है, ये सीरीज़ है फिक्स पेमेंट की, जिसके अंदर यानी कि मतलब अगर हम देखा जाए तो एक नॉमिनल अमाउंट यानी कि मतलब एक समझ लें इंस्टॉलमेंट की तरह होता है कि 10,000 रुपये हम सीरीज़ है इंस्टॉलमेंट हम भर रहे हैं, और फिर उसके आगे एट दी ईयर एंड जो भी हमारा पर्पज़ है वो हमारा अचीव हो जाएगा, तो हम जैसे मिसाल दिया किस्तें ही समझ लें किस्तें ही होती हैं। तो इसकी 2 किस्में हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनवीटी में ये होता है कि साल एंड के बाद आपको यानी मतलब आज साल जैसे अगर आज 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी किस्त की।
ये होता है ऑर्डिनरी एनविटी। और एनविटी ड्यू जो है, एनविटी ड्यू इसका मतलब ये होता है कि साल के यानी मतलब जैसी ही किस्तें स्टार्ट, यानी मतलब अगर आप समझ लें कि आपने कोई चीज़ किस्त पे ली है, तो जैसी ही उसकी स्टार्ट हुई तो आपको पहली किस्ती जब आपने उस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया और उस दिन आपने वो चीज़ यानी कि मतलब उसके लिए मुआहदा कर लिया, तो आपको पहली किस्त उसी साल यानी कि 1 जनवरी को देनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी ड्यू में होता था 31 जनवरी को देनी पड़ती थी, इसके अंदर ये है कि आपको पहले ही देनी पड़ेगी, पहले दिन ही। इसके जो फार्मूला है वो एनुअल कंपाउंडेड ये है कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट कैश फ्लो वन मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस आई मतलब यानी कि इंटरेस्ट रेट लगा लें, और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 साल के लिए ले लें, 2 साल के लिए ले लें, इस तरीके से। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल भी है कि आप पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये की मंथली रेंटल्स आप कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, एनवीटी एज अ बर्थ यानी मतलब जैसे ही आपने पेमेंट स्टार्ट की तो ये आपकी एनवीटी स्टार्ट हो गई। अब मल्टीपल कंपाउंडिंग का जो फार्मूला है वो ये है, थोड़ा सा मुख्तलिफ, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, थोड़ा सा ये कि मतलब एक से ज़्यादा अगर आप कंपाउंड कर रहे हैं, यानी मतलब एक ये तो एक सीरीज़ है, एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। और वंस वी हैव कैलकुलेटेड द फ्यूचर वैल्यू देन इजीली प्रेजेंट, मतलब क्या कि अगर आपने एक दफ़ा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो अब वहाँ पे यानी मतलब जैसे आपने फ्यूचर वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, तो उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे, उससे अंदाज़ हो जाएगा। ये अच्छा, क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, यानी कि मतलब 6 मंथ, और मंथली भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसकी एक एग्जाम्पल है कि भाई यानी मतलब आप कार लेना चाह रहे हैं जो मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और एक और आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप लीज कंपनी के पास गए और उसने कहा कि भाई 2 साल मुझे 1,20,000 यानी मतलब एक साल 1,20,000, दूसरे साल 1,20,000 दो, तो मैं तुम्हें कार दे दूंगा। तो अब इसमें वो कितने परसेंट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करे, 20%, 20% वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। तो अब इसका जो फार्मूला था वो जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, तो फेयर वैल्यू हमें निकालनी है अब। तो अब कांस्टेंट कैश फ्लो जो है वो 20,000 रुपये और +1 ये फार्मूले का है, प्लस इंटरेस्ट जो है वो 2%, वो 20% है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और -1 और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये जो दिया हुआ है इंटरेस्ट कितना 20% है ये, तो हमने कंपाउंड कर लिया। अब अगर आज हम यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या था कि आज अगर हम वो चीज़ ख़रीदने जाएँ तो हमें कितने की मिलेगी। तो अब वो जो फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू का, फेयर वैल्यू स्लैश डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 + i इंटरेस्ट और फिर n पावर, यानी कि मतलब जो पावर है वो ये पावर है n। तो इससे हमने प्रेजेंट वैल्यू को निकाला। तो मतलब अगर आज हम किस्तों पे ये गाड़ी लें तो हमें एक्चुअल में मार्केट में कितने 1.5 लाख रुपए की मिल रही थी, लेकिन हमें किस्तों पे गाड़ी लें आज लेंगे तो हमें किस्तों के हिसाब से भी हमें 33,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये है इसके अंदर 33,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल है, अब आप सोचेंगे भाई गाड़ी के लिए तो एनुअली किस्तें नहीं होती, मंथली किस्तें होती हैं। तो उसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक यानी कि अगर आप लगा लेंगे 10,000 रुपये जो है वो मंथली हो, 2 साल तक हो, तो उससे आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिस्काउंट हमने करना शुरू किया, तो ये गाड़ी जो है वो 10,000 रुपये से अगर हम मंथली लें तो हमें पड़ेगा 19,641, ये आपका आंसर आएगा। तो हमें 46,481 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अब आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि अगर आपको ये सूटेबल लगता है कि हम इतने पैसे देना सूटेबल है तो ठीक है, और अगर सूटेबल नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे इस ऑफ़र को, ठीक है। इसके अंदर यही है कि आप डिसाइड कर सकते हैं आसानी से। अब है परप्यूज डी का मतलब ये होता है कि इसमें जो एनवीटी है और वो इनफाइनाइट लाइफ है, मतलब चलती रहेगी। मतलब अब जैसे मिसाल दूं आपको, बैंक के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको पैसा मिलता रहेगा। मतलब 10 लाख रुपए आपने जमा करवा दिए तो जो भी बैंक रेट, जैसे अगर 20% है बैंक रेट, तो 2 लाख रुपए सालाना आपको मिलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि बैंक वाले कि भाई 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो मिलता ही रहेगा।
और इसका जो डिफरेंस है एनवीटी, अब आप बोलेंगे एनवीटी और परपेचुइटी का फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस क्या है, गोइंग कंसर्न, मतलब ये चलता रहता है। और वो जो है एनवीटी वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, 10 साल 20 साल मैक्सिमम, यानी मतलब पीरियड उसका 5 साल होगा, 7 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल, बस इस कभी ना कभी वो एंड होगा, लेकिन ये जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू और कंटिन्यूस कैश फ्लो डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि मतलब जो भी इंटरेस्ट हो तो ये देखें इसके अंदर AR1 AR2 AR3 इस तरीके से चलते रहते हैं, इनफाइनाइट, मतलब चलता रहेगा, ऑन गोइंग चलता रहेगा। ठीक है, ये है। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि भाई एक जैसे आप रिटायर हो, आपकी एज 60 साल हो, या कोई भी बंदा रिटायर होता है तो उसकी एज 60 साल है, तो उस वो रिसीव कर, वो क्या चाहता है कि उसको रिसीव हो इनकम 20 लाख रुपए बैंक से, XYZ बैंक से, वही फिक्स डिपॉजिट वाली मिसाल। तो उसको कितना बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो ऑफर कर रहा है वो 10% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो अब उसने ये जो फार्मूला हमें दिया था कंटिन्यूस कैश फ्लो का डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना 10%, तो उसे 20 लाख रुपए अगर 2 लाख रुपए अगर चाहिए तो उसे बैंक में 20 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। उसकी मदद से वो उसको सालाना उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे रेस्ट ऑफ लाइफ, जब तक वो उसकी ज़िंदगी है। तो वो लेकिन ये जब तक उसकी ज़िंदगी है उसको 2 लाख रुपए सालाना मिलते रहेंगे। लेकिन क्या ये अच्छा आइडिया है? तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इन्फ्लेशन पे। अगर इन्फ्लेशन 5% है तो वो उसकी रियल अर्निंग देखा जाए तो सिर्फ वो सिर्फ 1 लाख है। पूछे कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है 10% इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को माइनस इन्फ्लेशन कर दिया 5%, तो 5% अब उसकी अर्निंग जो बनी 1 लाख रुपए बनी। इस तरीके से है। मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे अब जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, 10% दिया हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो अब बंदा कमा तो 2 लाख रुपए ही रहा है, थोड़ी सी राइडिंग में इशू हो सकता है लेकिन आप समझ जाइएगा, 2 लाख रुपए ही कमा रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन भी उसका जो 1 लाख, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई हमेशा बढ़ती रहती है, तो 1 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट, यानी मतलब पिछले साल से उसका 1 लाख रुपए कम हो गया। क्यों? क्योंकि महंगाई 5%, मतलब उसकी जो बाइंग पावर है, कुव्वत ख़रीद है, वो कम होती जा रही है, इसलिए कि इन्फ्लेशन ये। अब ये तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 20 लाख रुपए जमा करवा 2 लाख रुपए माना मिले, लाइफ खुश, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब ये जो 20 लाख की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू से हमने डिस्कस किया था कि आज की वैल्यू से, जो पिछला क्वेश्चन था कि भाई पिछले जो स्लाइड में था कि आज कितनी वैल्यू होगी, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये कि इंटरेस्ट रेट ये की इन्फ्लेशन रेट की वजह से ये 20 लाख रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो इस साथ साथ इसकी भी वैल्यू गिर जाएगी। ये लेक्चर नंबर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसके अंदर हम कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बजट यानी कि मतलब कैपिटल बजट क्या होता है? कैपिटल बजट वो होता है कि जिसके अंदर, जैसे मिसाल दी जाए कि साल का एक बजट बनता है जिसके अंदर अगले साल की प्रिडिक्शन होती है कि उसमें आपको क्या क्या करना है, कि आपको यानी मतलब कितने फिक्स एसेट ख़रीदने हैं, या फिर आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए और क्यों ज़रूरी होता है। ऐसी बात है, आपको अगला साल जब बिज़नेस होगा तो उसके अंदर आपने जितने भी डिसीजंस के भाई कितने इक्विपमेंट्स ख़रीदेंगे, कितनी जो पुराने हो गए उनको हटाएंगे, उनको नया करेंगे, उसमें जितना पैसा खर्च होगा। और वाई डू, जाहिर सी बात है किसी किस्म के, यानी मतलब आप मतलब हाउ टू डू किस तरह कर सकते हैं कि भाई बहुत सारे यानी मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मदद करते हैं इसके अंदर। और उसके अंदर जैसे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, मार्केटिंग रिसर्च है और डिवीजन हेड्स है, ये सब सारे मदद करते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर? आसान नहीं होता, जाहिर सी बात है, मार्केट रिसर्च करना एक आसान काम नहीं है, फिर उसको इवेल्युएट करना तो ये आसान काम नहीं होता। तो इसी तरीके से अब बहुत सारे मतलब क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है, तो पीरियड पे बैक, यानी मतलब कितना एक टाइम लगेगा पे बैक के अंदर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबल इंडेक्स, मतलब रिटर्न रिक्वायर्ड, जितने यानी कि मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब कैश बजट में इस्तेमाल होती हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पे बैक पीरियड मतलब यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसका रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, वो यानी कि मतलब अगर 100 रुपये लगाएं आपने, या अभी एक मिसाल से समझेंगे इसके अंदर, तो कितना टाइम आपको लगेगा। और ये डज़ नॉट सिंपली अकाउंट फॉर वैल्यू ऑफ टाइम, नेग्लिजेंस, फ्लो, पे बैक, ये देखा जाता है। अब एक मिसाल है कि भाई वही मिसाल लेके चल रहे हैं कि भाई कैफ़े आपने खोला,
तो आपने कैफ़े खोला तो इसके अंदर 10,000 रुपये आपको मंथली मिल रहे हैं। पहले साल आपको 10,000 मंथली मिल रहे हैं, दूसरे साल आपको 20,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं। तो अब यानी एक साल के 1,20,000 इन्वेस्ट आपने कितने किए थे, 2 लाख रुपए, 1,20,000 हो गए। और फिर अगले अगले यानी मतलब अगले साल भी आपको 80,000 रुपये यानी 4 मंथ आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की थी वो आपको मिल जाएगी। मतलब 16 महीने आपको लगेंगे आपके 2 लाख रिकवर करने में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये फार्मूले के ज़रिए यानी कि मतलब हम निकाल सकते हैं कि भाई कितनी जल्दी और कितना और कितने परसेंट है कि देखा जाता है एवरेज परसेंटेज इसमें इन्वेस्टमेंट रिकवर इन एवरी ईयर, यानी कि मतलब कितनी एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो एवरी ईयर रिकवर हो रही है। अब इसके अंदर टाइम डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम मनी, ये इसका फार्मूला होता है। यानी कि कैश फ्लो एन मतलब प्रोजेक्टेड लाइफ यानी कितने लाइफ के अंदर रिकवर हो रही है, और रिटर्न यानी कि इन्वेस्टमेंट है। तो इसको देखें इस तरीके से एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि फ़र्स्ट ईयर जो है वो एक्सपेक्ट है कि 1,20,000 मिल लेते हैं, यानी कि 10,000 पर मंथ आपको मिलने, और सेकंड जो है वो 2,40,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि मतलब आपने ऐड किया, यही फॉर्मूला आपने लगाया, दोनों को ऐड किया 2 साल और डिवाइडेड बाय 2 साल, 2 साल थे इनका एवरेज लिया, यानी इन रिटर्न इन दोनों का एवरेज लिया और उसको डिवाइड कर दिया। कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 2 लाख रुपए, तो 90%, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन द रिस्क फ्री रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न्स एंड रनिंग बिजनेस 90% इज़ कंसिडरेबली हाई, यानी मतलब आपके 90% जो है वो यानी आप पैसा जो है वो रिकवर कर सके, तो ये हाई है। तो ये कि अच्छी अलामत है ये। और एनपीवी के ज़रिए भी ये निकाली जा सकती है। एनपीवी हम पिछले में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, और इसके अंदर बताते हैं कि कैसे, जैसे कि मतलब आज जो इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या हल होगा, यानी मतलब क्या आज अगर फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट आज की जाए तो वो कितने पैसे उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर मैं आपको क्विक से बताता हूँ। इनिशियल कॉस्ट कैश इन्वेस्टमेंट जो है वो लाइफ है, और कैश फ्लो है कि मतलब कितने एक साल में कितना कैश फ्लो होगा। वही मिसाल दी गई है कि भाई पहले साल 10 और दूसरे साल, और जो आई जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, यानी मतलब इसके अंदर अजम्पशन ले लेते हैं कि कितनी रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, आपके जहन में कितना है, डिस्काउंट आप कितने पे करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन डिसएडवांटेज है कि फोरकास्ट एस्टिमेशन बहुत होती है, और पॉजिटिव अगर है, अगर ये करने के बाद पॉजिटिव है तो फ़ायदा है, और अगर नेगेटिव है तो आप इस पैसे को इस प्रोजेक्ट को आप छोड़ दें। अब इसकी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन दी गई है कि वही मिसाल चल रही है कि आपने इनिशियली 2 लाख लगाए, और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने जो ले लिया, रेट जो ले लिया वो 10% ले लिया। तो 2 लाख आपने लगाए, आपके पहले साल 1,20,000 इनकम आई, दूसरे साल आपकी 2,24,000। अब इन दोनों को आपने यानी कि मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट आई और ये इन्वेस्टमेंट। अब आपने इन तीन इसको, ये माइनस में था क्योंकि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने थी, तो ये दोनों जो मतलब यानी कि ये और ये इन दोनों को प्रेजेंट वैल्यू पे लाए कि आज अगर हम करें तो कितनी है। तो आपके पास अगर आज आप करेंगे तो 1,07,000 के करीब आपके पास बच जाएंगे, जो पॉजिटिव में है। अगर ये नेगेटिव में जाता तो आप ये कैश इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करते। तो इस तरीके से आपको फोरकास्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट सूदमंद है या नहीं है। जो इसमें 1,07,000 आ रहा है ये काफ़ी सूदमंद है क्योंकि पॉजिटिव आ रही है। अगर इस इन्वेस्टमेंट यानी मतलब अगर ये नेगेटिव आती, किसी भी वजह से ये नेगेटिव आती, तो ये इस इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेकार हो जाती, क्योंकि आप ये इन्वेस्टमेंट कभी करते ही नहीं। अब इसके अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की जा रही है कि भाई आज इस इन्वेस्टमेंट की यानी मतलब जो 2,40,000 और 1,20,000 बन जाएगी, तो उसकी जो आज वैल्यू है वो 1,07,000 के बराबर है। यानी कि मतलब अगर 2,40,000 लगाएंगे तो आप 2,40,000 और 1,20,000 कमाएंगे, लेकिन आज अगर वो 2 लाख को अगर आप लगाएं तो 1,07,000 तो आप कमाएंगे ही। ये इसमें बात की जा रही है। तो अब है प्रॉफिटेबल इंडेक्स यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी मतलब कॉस्ट से बेनिफिट ये क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ इनिशियल इन्वेस्ट, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को बताया जाता है। गिव एज रिजल्ट एज एनपीवी, एनपीवी जैसा ही रिजल्ट देता है प्रॉफिट इंडेक्स रेशियो, बस डज नॉट कैरी रुपीज़, यानी रुपीज़ नहीं होते अगर इसमें, यानी अगर ये 1 से बड़ा हो तो पॉजिटिव है एनपीवी, 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव नहीं है, यानी मतलब 1 से बड़ा होना ज़रूरी है। इसके अंदर ये बात है। और अब
इसको इलेस्ट्रेशन से समझते हैं। इसका वही कैफ़े वाली मिसाल दी जा रही है। एक साल आप जो 1,20,000 कमा रहे हैं और दूसरे साल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि मतलब आप जो है वो 10% ही ले रहे हैं। तो आपने डिवाइड किया, अब ये आया कितना, ये टोटल ये कैलकुलेशन आपने कर ली और ये आपका आया 1.54। ये 1 से बड़ा है तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये 1 से यानी 0.9 होता, 0.2 होता तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। 1 से बड़ा होना चाहिए और 1.5 जो है 1 से बड़ा है, तो इसलिए इसको हमने एज ए इन्वेस्टमेंट रख लिया। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये समझ लिया ब्रेक इवन के लिए बताया जाता है कि मतलब ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जिसके अंदर आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो इसके अंदर ये हम देखते हैं। तो कैलकुलेट, इसमें आई रिप्रेजेंट करता है बिल्ट इन फॉरकास्टिंग रिटर्न रेट कांस्टेंट इन द एरिया, मतलब कांस्टेंट रिटर्न होना चाहिए। इज़ अनलाइकली द एनपीवी तो नहीं है ये कि रिटर्न ऑन इन एवरी ईयर, बट कंप्यूटिंग जनरली ट्रायल एंड बेसिस है। मतलब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो ट्रायल एंड एरर बेस, वो अभी हम एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से ट्रायल एंड एरर बेस के ज़रिए ही हम निकाल सकते हैं। और हाउ डू वी पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं अभी देखते हैं। अब इस ये नेक्स्ट स्लाइड है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आपका जो फॉर्मूला है उसमें वही इक्वेशन ली गई है, बस इंटरनल रेट रिटर्न लिया गया है, वो है इंटरनल रेट रिटर्न। अभी हम ट्रायल एंड एरर बेसिस के ज़रिए निकालेंगे। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा जब तक हम उसमें वैल्यू पुट करें। हमने पहले क्या किया, 50% पुट किया, तो लार्ज डिस्काउंट बीइंग, तो हमने 50% पे ही डायरेक्ट हमने कर लिया और इसको कैलकुलेट करके देखा, फॉर्मूले के अंदर डाल के देखा तो पता चला कि हमारा -30 आ रहा है, स्मॉलर देन ज़ीरो है। तो ये हमने छोड़ दिया, सही है। फिर उसके आगे हमने क्या किया, 43 डाल के देखा। अब जब 43 डाल के देखा तब भी ये क्लोज़ हो गया, क्लोज़ हो गया। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यानी कि उसको बढ़ाया, 46 पे लेके गए। तो अब ये 46 जो है वो 48 यानी मतलब स्लाइटली नेगेटिव, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर आ जाए, यानी मतलब हमें क्या करना होता है, ज़ीरो के बराबर लाना होता है। तो 43.6 जो है वो वैल्यू यानी कि वो रेट ऑफ रिटर्न है, उसके ज़रिए आपका जो है वो आईआरआर निकल सकता है। ये ट्रायल एंड एरर बेसिस होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि एरर करें ट्रायल करें, एरर करें ट्रायल करें, जब तक आपको नियर बाय ज़ीरो की वैल्यू ना मिल जाए तो आप करते रहें। ये लेक्चर नंबर 9 है जिसके अंदर हम कंबाइन करके पढ़ेंगे एनपीवी और आईआरआर को। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेशन जो आपको सीखनी है या उस पर आपको गिरफ्त रखनी है वो है एनपीवी। एनपीवी बहुत इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन के लिए। और जो एनपीवी यानी मतलब प्रोजेक्ट एवोल्यूशन ऑफन हायर गेटिंग द हायर रैंक, मतलब जो एनपीवी जिसका ज़्यादा आता है उसको ही प्रोजेक्ट को लिया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि एनपीवी कैलकुलेट करना आसान है, यानी इसके अंदर हम अनसर्टेनिटी रहती है कि लॉट ऑफ के एक्सपेक्टेड लाइफ हो सकता है प्रोजेक्ट आपने सोचा 5 साल हो लेकिन वो 5 साल के लिए ना हो, 10 साल के लिए हो जाए या फिर 2 साल के लिए हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और कि टैक्स के बाद कैश फ्लो कितना रहेगा ये भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, गलत एस्टिमेशन कर सकते हैं। फोरकास्टिंग आपकी टाइम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और डिस्काउंट जो रेट होता है वो भी प्रिडिक्ट करना कि मतलब डिस्काउंट रेट कितना होगा वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है ईयर के बाद चेंज भी हो जाए। ये भी मसले मसाइल इसमें रहते हैं। ये फार्मूला है, ये हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। अब एनपीवी जो है वो बेसिक एस्टिमेशन जो होता है कि मतलब यानी कि वर्किंग कैपिटल, वर्किंग एसेट्स के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कि नेट कैश फ्लोज कितने होंगे ओवर द लाइफ के अंदर। एनपीवी जो है वो क्रूशल कनेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो उसमें कंपनी इकोनॉमिकल वैल्यू एड राइज बाय द सेम वैल्यूज़, यानी कि इकोनॉमिकल वैल्यू एड होगी, मार्केट वैल्यू एड वो भी होगी सेम, और जो शेयर होल्डर है वो उसकी जो वर्थ है वो उसकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी। अब ये एक कुछ एग्जांपल से समझाया गया है कि एक सेविंग सर्टिफिकेट है जिसमें आपको 1 लाख रुपए देने हैं और 1 साल बाद आपको 12,000 रुपये मिल जाएंगे। अब एनपीवी की रूह से देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट करने को फ़ायदा है या नहीं। तो कैलकुलेशन 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, ये रहा एनपीवी का फार्मूला। और ये तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो माइनस हो जाएगी, और जो एनपीवी है 12,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, और एनपीवी जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%। तो इसको हमने डिस्काउंट किया, दोनों को देखा कि कितना है, तो वैल्यू जो निकल गई 1808
1.18 निकल के आई, तो ये पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है 1 लाख दे रहे हैं आज, और आपको 1,18,000 रुपये आज ही के आज का वैल्यू जो दिखा 1 लाख रुपये आप दे रहे हैं। तो आज के आज अगर आप देखें कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से कितना फ़ायदा है, वैसे तो 12,000 रुपये मिल रहे हैं, नॉमिनल है, लेकिन आज के आज ही आपको फ़ायदा जो हो रहा है वो 1,18,180 इतना फ़ायदा हो रहा है आपको। ये इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए कि भाई आज एनपीवी कितना है। तो इन हमने पिछले फॉर्मूले के ज़रिए निकाल के देखा था, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई आज कितना मिलेगा, मतलब एनपीवी का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज कितना है टुडे, क्योंकि डिस्काउंट हम करते हैं, ये तो हम काफ़ी लेक्चर से, पिछले लेक्चर से भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब आईआरआर हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये ट्रायल एंड एरर बेसिस के थ्रू होता है, यानी कि मतलब इसके अंदर पहले ट्राई करते हैं, फिर एरर करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, एरर करते हैं। रिप्रेजेंट क्या करता है, ब्रेक इवन ऑफ रिटर्न, यानी मतलब ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट का कब आएगा ये आईआरआर के थ्रू पता चलता है। फॉरकास्टिंग रिटर्न्स होता है, लेकिन ये अनलाइकली एनपीवी की तरह नहीं होता यूज़ के बेस्ड ऑन मार्केट और रिस्क डेटा, यानी मतलब डेटा बेस्ड ऑन मार्केट और रिस्क डेटा, यानी कि तरह नहीं होता ये क्या होता है हर, यानी मतलब एनपीवी चेंज भी हो सकता है, और लेकिन ये कांस्टेंट होता है, यानी कि मतलब ये आईआर जो है वो कांस्टेंट है फॉर एवरी ईयर्स इन एवरी ओवर द, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका कांस्टेंट है। अनलाइक एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न डिस्काउंट यूज एनपीवी कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली फॉर ईच, यानी कि मतलब इंडिपेंडेंटली चेंज किया जा सकता है फॉर ईच ईयर, लेकिन ये आईआर चेंज नहीं होता। IRR critically can be given project rank to NPV criteria, यानी कि क्राइटेरिया हो सकता है रैंक कर सकता है, तो ये बात इसमें की जा रही है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल से समझाते हैं कि IRR है क्या, मतलब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि वही पिछली वाली एग्जांपल है, तो उसके अंदर आपने देखा था कि 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे थे और हमें जो बाद में मिलना था वो 12,000 मिल रहे थे 1 साल के बाद। तो अब इसके अंदर 1 लाख तो हमने इन्वेस्ट किया, 12,000 इन्वेस्टमेंट हमें मिली, यानी मतलब हमें रिटर्न मिलना था, और 1 लाख हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनको टोटल किया और फिर उसके बाद जाके इनको डिवाइड किया 1 माइनस और नॉट नीड टू ट्रायल एंड एरर। तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई ये 12%, ये कि मतलब यानी हमारे पास हमें पता था ना कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट मिलनी है, तो इसी वजह से हमें 12% जो रिटर्न मिला है, यानी मतलब हमें पता चल गया, यानी कि इसमें ट्रायल एंड एरर बेस नहीं, हमें पता चल गया कि इतना जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो समझ लें आप ब्रेक इवन है वो आएगा। अब इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्लॉट दो हैं, ये है यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे यानी कि मतलब इस पे जो है वो आपका आईआरआर है और एनपीवी ये है। तो जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो यानी मतलब यूज़ टेक्निक करें तो इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट इज़ लॉन्गर देन 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स का भी हो सकता है। और आईआर इक्वेशन कैन बी इजी टू सॉल्व अलजेब्रिक, यानी मतलब इतना आसान नहीं है अलजेब्रा के तरीके से इसको समझाना आईआरआर को। और कंपेयर एनपीवी ऑफ 2 और मोर इन्वेस्टमेंट स्टडी सेंसिटिव, यानी मतलब मुश्किल होता है इसको कंपेयर करना 2 एनपीवी को। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आईआरआर जो हमने पिछली इक्वेशन में निकाला था 12% यहाँ पे आ रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इज बेटर, मतलब यानी कि एक इन्वेस्टमेंट है जो म्यूचुअली, यानी मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअली है, यानी कि मतलब एक या तो एक में करेंगे या दूसरे में करेंगे। और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती है जिसके अंदर दोनों डिपेंडेंट होते हैं, यानी मतलब दोनों यानी कि मतलब दोनों डिपेंडेंट मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट आर नॉट लिंक ईच अदर, यानी मतलब इसके अंदर दो इन्वेस्टमेंट जो है वो लिंक नहीं है, ठीक है। वन इन्वेस्टमेंट सेविंग सर्टिफिकेट और बैंक क्रेडिट, यानी मतलब अगर हम बैंक के अंदर 10 यानी बैंक ऑफर हमें दे रहा है कि भाई तुम हमारे पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाओ और 10% इंटरेस्ट हम आपको कंपाउंड फॉर 2 ईयर्स देंगे। आइए देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए इसके अंदर ये वही है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है। तो बैंक डिपॉजिट में हमें 1,20,000 रुपये 1,21,000 रुपये मिल जाएंगे, और ये जो वो ये है कि हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 820, यानी कि मतलब हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू यानी हमें अगर आज हम ये काम करने बैठे हैं तो 820 का फ़ायदा, 1 लाख रुपए में 820 का फ़ायदा यानी कि 826 रुपये का फ़ायदा होगा अगर हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो और अगर इसके अंदर देखें आईआरआर निकालें हम इसका,
तो बाय ट्रायल एंड एरर तो 10.5। तो अब जो सेविंग सर्टिफिकेट था वो हमारे लिए बेहतर है या बैंक डिपॉजिट? तो ये दिख रहा है क्योंकि सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर हमें एक तो 1 साल का है सेविंग सर्टिफिकेट और बैंक क्रेडिट जो 2 साल का है। तो हमें 1818 जो प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर, और इसकी आईआरआर भी ज़्यादा है। और जो 826 यानी कि 826 रुपये प्रॉफिट हो रहा है हमें बैंक डिपॉजिट के अंदर, प्रॉफिट दोनों में है, लेकिन ये कि और 10.5 जो है वो पर एनम है सेविंग। ये तो हमें अंदाज़ा हो गया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। सेविंग सर्टिफिकेट अपेयर टू बी बेटर इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस एनपीवी हाई है, दोनों इसके एनपीवी भी हाई है और आईआरआर भी हाई है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही इसकी, तो नेट प्रॉफिट द इन्वेस्टमेंट क्रॉसिंग ओवर द पॉइंट, यानी मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, स्लोप ऑफ द बैंक इन्वेस्टमेंट स्टीप टू लार्ज टू द, ऐसी बात है जो हमारा बैंक का था उसके अंदर 1,11,000 रुपये बन रहे थे, जैसे हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कंपाउंडेड 1,11,000 रुपये मिल रहे थे इन द टाइम ऑफ 2 ईयर इंस्टेड ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल का ही टाइम था। साइज ऑफ डिस्काउंट फॉर द, और फिर एनपीवी फॉल्स इन, यानी तो उसका जो आईआरआर था वो यहाँ पे कहीं यहाँ पे यानी 8.8 पे आ रहा था, और ये पॉइंट था, और बोथ इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 290। अब आईआरआर इसके अंदर कम है और एनपीवी भी कम है, तो हमें बैंक डिपॉजिट पे नहीं जाना चाहिए। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन इसके अंदर ये क्या कहा जा रहा है कि अगर मीडियम कंट्री जैसे पाकिस्तान है, मीडियम वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, तो उसके अंदर आपको हाई यानी मतलब लो मीडियम का कंसिडर फॉर मीडियम इन्वेस्टमेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान में भी हायर होना चाहिए। अगर लोअर इन्वेस्टमेंट कंट्री है वेयर द इन्वेस्टमेंट इज़ लो होना चाहिए। अगर जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, सॉरी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाई, यानी कि मीडियम हो, हाई मीडियम इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट हो तो वहाँ पे हाई, और जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट हो तो वहाँ पे लो इन्फ्लेशन रेट हो, सॉरी। और फिर इसके आगे रिस्क रिकॉल करें, हमने यानी मतलब ये बात अर्ली लेसन्स में की थी, तो उसके अंदर हमने इंटरेस्ट और मार्केट, मनी मार्केट को देखा था। तो कि जैसे कि इसके अंदर अगर कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो टी बिल यानी मेरा ट्रेजरी बिल जो है वो इशू करे 7% इंटरेस्ट रेट पे, तो डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन मार्केट, ऐसे तो आई शुड बी हायर होना चाहिए किससे, जो ये ऑफ़र दे रहे हैं, विल बी टेक एज अ आफ्टर रिस्क, यानी मतलब अगर हम देखेंगे कि अगर आई ज़्यादा है तो इन्वेस्ट करेंगे और नहीं तो नहीं। अब आईआर से क्या फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर जो है, इफ़ द इन्वेस्टर हैज़ रन बिजनेस टू जनरेट दैट, मतलब क्या अगर एक इन्वेस्टर है जो जनरेट यानी बिजनेस कर रहा है, अगर उसको अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, यानी मतलब वो कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो उसका जो आईआरआर है तो वो ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट वर्ती है, और अगर नहीं तो फिर नहीं। प्रॉब्लम क्योंकि रिटर्न ऑन इन एसेट्स और रिटर्न ऑन इन फाइनेंशियल रेशियो बेस्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सब हम पढ़ चुके हैं, वेटेड एवरेज कैपिटल, और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट इन ऑपरेशन रनिंग बोरिंग इन दैन द इन्वेस्टर बियरिंग द कॉस्ट। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर्ज, यानी जैसे मिसाल एक फैक्ट्री लगानी है तो उस पर आप जो है वो बैंक से भारी कर्ज ले रहे हैं, तो अब बैंक ने आपको किया कि 80% इंटरेस्ट रेट, तो अब जो आपका आईआरआर होगा ना वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो फिर आपका ज़ाहिर सी बात है लॉस होगा। और अगर आईआरआर तो एक्सीडिंग रिटर्न्स सरप्लस टू द इनके शेयर होल्डर, ऐसी ज़ाहिर सी बात है कंपनी है तो शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा हो जाएगा अगर आपका आईआरआर ज़्यादा हुआ। ये लेक्चर नंबर 10 है जिसके अंदर हम रियल एसेट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे और कैश फ्लो स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, एनपीवी और एनआरवी के। आइए स्टार्ट करते हैं। रियल एसेट कैश फ्लो मतलब यानी कि एसेट प्रोजेक्ट, यानी कि जिसमें जैसे आप कोई मशीन ले रहे हैं या फिर कोई ऑफिस के लिए स्पेस ले रहे हैं या फिर लैंड ले रहे हैं, वो उसमें देखा जाता है, या फिर किसी नए बिजनेस के अंदर ही इंटर कर रहे हैं। और इसमें यानी मतलब आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, यानी मतलब एरर्स हो सकते हैं, बिग एरर्स आर मेड हो सकते हैं। कंसीडर क्या करना चाहिए कि जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है वो आफ्टर टैक्स जो राइज हो वो आपको लेने हैं, और नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, ओपनिंग इनकम एंड डेप्रिसिएशन, और इस तरीके से आपको ये लेना है। मतलब इसके अंदर एरर होते हैं तो उनसे अवॉइड आपको करना है।
और क्या क्या चीज़ें अब आपको इसके अंदर करनी चाहिए। एक्सक्लूड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रिकवरेबल नहीं होती। रिकवरेबल मतलब क्या, अगर जैसे आपने कोई मार्केट रिसर्च करवाई है या कोई लाइसेंस आपने ख़रीद लिया, तो अब आपकी प्रोडक्ट चले या ना चले, आपके पैसे वो लग गए तो वो लग गए, वो डूब गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके अंदर होती है कि अगर आप यूटिलाइज़ करें लैंड को फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आपकी अपनी लैंड थी, आपने बना ली। तो एक्सटर्नैलिटीज़ क्या मतलब, अगर प्रोजेक्ट करा तो सेल बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये है कि चीज़ों का ख्याल, यानी मतलब संक कॉस्ट एक्सक्लूड हो जाएगी कैश फ्लो से, इंक्लूड क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और तीन चीज़ें इसके अंदर मैटर, यानी मतलब आपको कैश फ्लो के अंदर रखनी पड़ेंगी। एक है टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी मतलब इन्वेस्टमेंट टाइम, इनिशियल टाइम इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, जो आपने वर्किंग कैपिटल लगाया, जो एडिशनल वर्किंग, माइनस टैक्स ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन। मतलब कोई अगर आपने ओल्ड मशीन भेजी है तो उसको आपने बेच दिया, तो उसमें यानी कि मतलब आपको टैक्स ऑन सेल ओल्ड मशीन पे, ठीक है। और लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी मतलब प्रोजेक्ट की कितनी दुरानियाँ है। तो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल, यानी मतलब रेवेन्यू है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स है, टैक्स सेविंग्स है फ्रॉम डेप्रिसिएशन, यानी मतलब जब आप डेप्रिशिएट करते हैं तो टैक्स सेविंग होती है। कैसे, क्योंकि जैसे तो वो नॉन कैश आइटम है, लेकिन तब भी जो टैक्स वाले हैं वो अलाउ करते हैं, तो उससे आपकी जो टैक्स की वैल्यू है वो, यानी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। टर्मिनेशन डेट, यानी जब ये जो बंदा या जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, जैसे मिसाल दे दिया है, आप कोई प्लांट लगाया हुआ था, अब वो ख़त्म हो गया, तो अब यानी मतलब फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, तो उसकी सैलवेज वैल्यूज ऐसे तो कुछ ना कुछ तो स्क्रैप बचा होगा वो। और रिकवरेबल वर्किंग कैपिटल, मतलब जो आपने कैपिटल डाला था वो कितना हो सकता है, ये सब आप ऐड करेंगे। अभी हम देखेंगे कैश फ्लो कैसे बनता है। ये रहा कैश फ्लो। इसके अंदर आपकी क्या मिल गई, ऑपरेटिंग इनकम 10,000, 1,000 है, और यानी कि मतलब इस तरीके से आई है कि भाई कॉस्ट ऑफ सेविंग इतना है, रेवेन्यू इतना है, और फिर एक्सपेंस इस तरीके से आपकी ये आई है। तो इसमें क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम जो हमने पढ़ा था कि भाई ऐड करते हैं, ठीक है ये, और वर्किंग कैपिटल ये भी ऐड करते हैं। मतलब इसके अंदर उल्टा होता है कैश फ्लो के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड किए जाते हैं, और जो आपके यानी मतलब इनकम है उनको लेस किया जाता है। तो आपने सब्ट्रैक्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो की थी वो, यानी आपने ख़रीदा था एसेट, वो माइनस होगा यहाँ से। और जो पीछे हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन जो हमने, यानी कि सेविंग्स जो की थी डेप्रिसिएशन चेंज की वजह से, वो ऐड होगी। कैश फ्लो फॉर सेल, पुराना कोई एसेट बेचा है और बेचने के अंदर अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आपका यहाँ पे आएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा कि 1,000 रुपये ही आ जाएगा, ये नेट कैश फ्लोज आएंगे। अच्छा, और नेट कैश फ्लोज के अंदर बायस भी होते हैं। बायस की जैसे कि मिसाल ले दिया, जो कैश फ्लो आपको कंपनी दिखा रही है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग को समझ लें थोड़ा सा ट्रिक करके उसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा किया जाए। मतलब अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको कम कर दें, और अगर जो इनकम है तो उसको बढ़ा दें, तो विंडो ड्रेसिंग उसे कहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर होती है। और या फिर अगर रिसीवेबल ओवर ऑप्टिमाइज, मतलब बैड डेट्स गलत तरीके से उन्होंने एस्टिमेट कर ली है, ये भी करते हैं अगर कैश फ्लोज हो, मतलब अकाउंट ये गलत, यानी मतलब ये अगर आप अकाउंट्स किसी सब्जेक्ट किसी कंपनी के पढ़ें तो उसमें ये भी होता है। अब ऑप्शनल वैल्यू, यानी मतलब इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि नेगेटिव कैश फ्लोज भी होते हैं। तो उसमें भी इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हाइड, यानी मतलब जो अगर जो कंपनी है उसका जो पोटेंशियल है, मतलब जो हाइड कर रहा है क्या, रियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो हाइड कर रहा है। और न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है ये किसी के नहीं, मतलब हो सकता है कि अगर आप डालें नेट कैश फ्लो तो आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपकी नेगेटिव थी, लेकिन अगर आप उसमें पैसा डालें तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। और ऑप्शन यानी मतलब कि भी होता है कि मतलब कोई ऐसे एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में जा रहा है, या फिर सिक है, यानी बीमार है, मतलब यानी कि समझ लें सिक, मतलब यानी कि ऑपरेशनल लॉस उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है या लॉस कर रहा है, तो उसको छोड़ दें, ऑप्शन है, ऐसी बात है। और लुकिंग लॉक मनी, यानी मतलब आप उसको रोक लें। बेड टाइम प्रोजेक्ट टुडे कैन बी रिड्यूस द ऑप्टिमम, मतलब ये है कि अभी जैसे आपने कोई चीज़ प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा था, आपने क्या किया, अपना पैसा फंसाने के लिए, यानी कि मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए, तो आपने उसको ले लिया। बाद में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उससे फ़ायदा उठा लें, इस वजह से। अच्छा, अब स्पेशल केस ऑफ मल्टीपल IRR क्यों होते हैं, यानी मतलब एक ये कि मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर अगर मल्टीपल IRR हो।
उसकी क्यों होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कैश फ्लो मतलब देयर वाज नो नॉन कैश फ्लो और वन मोर देन कैश फ्लो, मतलब यानी एक से ज़्यादा आपके आउटफ्लो होंगे। और क्रिएट मल्टीपल रूट्स, जाहिर सी बात है एक भाई एक चीज़ के अगर आईआरआर आप कई ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग होगी। किस अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे होगी। तो अब उससे आपको प्रॉब्लम होगी अगर एक एक आ रही है समझ ले पॉजिटिव और एक आ रही है नेगेटिव, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार है तो दो एक ही प्रोजेक्ट लेकिन इसके आईआरआर चेंज होने की वजह से इतना बड़ा चेंज हो गया। तो ये प्रॉब्लम आती है, आपकी वैल्यूएशन के अंदर मसला आएगा कि आप वैल्यू नहीं कर पाएंगे कि इसको रखना है या इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और जैसे अब ये एग्जांपल दिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 है लेकिन नेट कैश इनफ्लो एकदम से यानी एक साल बाद कितना हुआ इनफ्लो कर दिया 500 रुपये हो गया, और फिर नेट कैश आउटफ्लो तो 1000 हो गया। ये देखें इसके अंदर डायग्राम है, मतलब यानी इसके अंदर एक कंसिस्टेंट नहीं है, एकदम से उछाल आ रहा है और फिर एकदम गिर रहा है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आएगी आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये देखें इसके अंदर हमने आई ट्रायल एंड एरर बेसिस के ज़रिए सॉल्व किया, तो एक एक वैल्यू यानी मतलब अगर एक से ज़्यादा आईआरआर हम ले रहे हैं तो एक वैल्यू जो दे रही है 38 बहुत अच्छा है कि हम 38% हम फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी वैल्यू 260 है जो एक मतलब दोनों ही गलत है, मतलब एक बहुत ही कम दे रहे हैं और एक बहुत ही ज़्यादा दे रहा है, तो दोनों ही गलत हैं। यानी कि इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ये इसी पे चले, क्योंकि जैसे तो एक बहुत ही कम दे रहा है इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ये है कि अगर एक से ज़्यादा आईआरआर हम यूज़ करें, विच इज़ राइट वैल्यू ऑफ आई आर इज सेपरेट फ्रॉम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर ईच ईयर, यानी मतलब जो ईच ईयर है उसके सेपरेट हो उसके वैल्यू ईच ईयर यानी मतलब साल के। और फिर मार्केट जो अगर आ रहा है कैपिटल का यानी मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर अगर जो मतलब एक स्टैंडर्ड है कि वो बना हुआ है कि मार्केट का रेट जो है वो ये होगा कैपिटल के डिस्काउंट का, तो वो आप ले लें वो बेहतर रहेगा। तो और उसका फार्मूला ये कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये है। अब ये है कि डिफरेंस कर रहे हैं कि भाई कंपेयर मतलब कंपेयर प्रोजेक्ट विद डिफरेंट लिव, यानी मतलब अगर कॉमन लाइफ अप्रोच में हम चलें तो उसमें क्या होता है रिपीटेड पैटर्न होता है प्रोजेक्ट का, और हॉरिजॉन्टली विच मैच द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्रोजेक्ट, यानी मतलब एक तो रिपीट पैटर्न है इसमें कैश फ्लो का किसका दो प्रोजेक्ट यानी ईच यानी दोनों का, और हॉरिजॉन्टल और विच मैच द कॉमन मल्टीपल लिव ऑफ टू प्रोजेक्ट, यानी मतलब दो प्रोजेक्ट का कॉमन कैश फ्लो होना चाहिए। और दूसरा क्या है इक्विटेबल एनवीटी प्रोजेक्ट, इसमें कन्वर्ट एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट टू इक्विटेबल एनवीटी। एनवीटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनवीटी क्या क्या होती है, तो उसमें क्या कह रहा है कि कन्वर्ट करना है कि हर प्रोजेक्ट को एनपीवी के इसके हर प्रोजेक्ट के एनपी सॉरी कन्वर्ट करना है एनपीवी को ईच प्रोजेक्ट को टू इक्विटेबल एनवीटी के अंदर कन्वर्ट करना है, उसका फार्मूला ये है। तो अच्छा इसके अंदर लेकिन इन्फ्लेशन भी करना होता है अकाउंट, इन्फ्लेशन डिस्काउंटेड फैक्टर, यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है ये हमने पढ़ा था कि पिछली स्लाइड पिछले लेक्चर के अंदर कि भाई इन्फ्लेशन ये से कि आपने के एक 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे आपने और 2 लाख मिल रहा था, लेकिन आपका इन्फ्लेशन इफेक्ट जहाँ पे आया था तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो गिर गई थी। ये हम मेरे ख्याल आई गेस के लेक्चर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। तो मल्टीपल ईच फ्यूचर कैश फ्लो टू एनपीवी इक्वेशन बाय द इन्फ्लेशन डिस्काउंटेड, यानी मतलब जैसे इन्फ्लेशन का असर ज़रूर होता है इस इन सब प्रोजेक्ट्स पे। तो ये लेक्चर नंबर 11 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम कैपिटल बजटिंग और स्पेशल केस पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रियल एसेट प्रोजेक्ट मतलब रियल एसेट मतलब क्या, जैसे अब आप एवेल्युएट कर रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट में आप लगाना है, जैसे कोई आप प्लांट डाल रहे हैं या फिर कोई और बड़ा बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए एवेल्युएशन की जाती है। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, वैसे तो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि भाई लाइफ स्पैन ज़रूरी होता है, और ये कैश फ्लोज के बारे में भी हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल कर चुके हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक्सटर्नैलिटीज़ इंक्लूड होती है, और संक कॉस्ट जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। अब मेजर क्राइटेरिया एनपीवी और द बेस्ट, यानी मतलब जो मेजर क्राइटेरिया है वो एनपीवी बेस्ट एनपीवी अच्छा होना चाहिए, मतलब मेजर क्राइटेरिया तो यही है कि एनपीवी अगर अच्छा आ रहा है तो प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करें। कंबाइन व्यू मतलब यानी कि अगर हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेजर क्राइटेरिया तो यही है कि आपकी एनपीवी अच्छी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एनपीवी इक्वेशन रॉन्ग, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि भाई एक ही मल्टीपल आंसर जो आते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक से ज़्यादा दो आंसर आ रहे थे,
तो वो गलत है। आप मल्टीपल आईआरआर वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करें तो आपके जो आंसर्स हैं वो बेहतर आएंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई सेपरेट इनकम आउटगोइंग कैश फ्लो फॉर द पीरियड, यानी जितनी भी सेपरेट इनकम है वो आपकी आउटगोइंग कैश फ्लो से होती है, डिस्काउंट द ओवर आउट फ्लो ऑफ द प्रेजेंट कंपाउंडिंग और एड एक्यूज री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फैक्टर रिक्वायर्ड, यानी कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मल्टीपल इक्वेशन में मिलती हैं। ये है मल्टीपल इक्वेशन। अब ये पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने पिछले ही लेक्चर्स जो थे वो हमने देखे थे, उसके अंदर ये हमने देखा था कि भाई एक आंसर निकाला था तो 38 आ रहा था और एक निकाला तो 260 यानी कि 260 आंसर आ रहा था, तो ये दोनों ही गलत थे। तो मल्टीपल फैक्टर से हमने अब आंसर निकाला उसी क्वेश्चन का कि हमने 5,000 रुपये जो थे वो हमें यानी मतलब 1,000 रुपये हमने लगाए और फिर उसके आगे 5,000 रुपये मिल रहे थे। तो अब मल्टीपल फैक्टर वाले फार्मूले से निकाला था कि CF और C ये फार्मूला है मल्टीपल फैक्टर वाला, और इससे निकाला तो हमारे पास 3.44 आया। तो जो ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। NPV ऑफ द प्रोजेक्ट विद डिफरेंट लाइफ, यानी मतलब यानी कि मतलब एक ये भी हो सकता है कि भाई आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी लाइफ 1 साल हो और किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी लाइफ 2 साल हो, ये ज़रूर हो सकता है। तो इसके अंदर क्या दो अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती है कि कॉमन लाइफ अप्रोच और इक्विटेबल एनविटी अप्रोच। अब ये देखते हैं आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, कि किस तरह किया जाता है। तो ये क्या होता है कि फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन लाइफ, यानी मतलब कॉमन लाइफ इसमें निकालें आप और रिपीट कर दें कैश फ्लो पैटर्न को प्रोजेक्ट बैक टू बैक कवर द कॉमन लाइफ, यानी मतलब रिपीट कर दें उस कैश फ्लो को बैक टू बैक कवर जो कॉमन लाइफ को। कंप्यूट द एनपीवी हमने निकाली हुई है, कंप्यूट करें और ईच प्रोजेक्ट की और जिसकी हाईएस्ट हो वो आप ले लें। ये कॉमन लाइफ मेथड है, ये भी हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। और इक्विटेबल इक्विवेलेंट एनवीटी एनुअल एनवीटी अप्रोच के अंदर क्या होता है कि फाइंड करें क्या एली एनवीटी गिवन द सेम एनपीवी, यानी मतलब एनपीवी सेम आए और कंपेयर करें एनुअल एनवीटी प्रोजेक्ट से और जो हायर हो वो आप ले लें। अच्छा, इसके अंदर ये कि आप परपीजीटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर कंटिन्यूस लाइफ होती है कि मतलब लाइफ इसमें कभी ख़त्म नहीं होती, वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। ये रही आपकी इसके अंदर डिफरेंट लाइफ है। हाँ, जो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर एक प्रोजेक्ट की लाइफ 1 साल हो दूसरे प्रोजेक्ट, तो अब देखते हैं कि क्या है। तो एक इस प्रोजेक्ट की जो पहला प्रोजेक्ट है उसकी जो लाइफ है वो है 1 साल, यानी 1 साल बाद आपको मिल जाएंगे। यानी मतलब 1 साल 1,000 रुपया 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 साल बाद आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 सालों के लिए और आपको पहले साल 200 मिलेंगे फिर दूसरे साल 200 मिलेंगे। और हम अज्यूम ले रहे हैं कि 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो हमने एनपीवी के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो हमें 82 आया। 82 तो जाहिर सी बात है 100 से भी नीचे चला गया। अब प्रेजेंट वैल्यू तो इसकी 100 से नीचे चले गई, मतलब आज जो 100 रुपये की वैल्यू, यानी आज जो 82 रुपीज़ की वैल्यू है वो 100 रुपये के बराबर, जो वो 100 रुपये के बराबर तो नहीं है। जैसे तो आज का 100 रुपये तो बड़ा है 82 से, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट है। लेकिन अब इसके अंदर ये है कि 200 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 147, तो इसके अंदर लग रहा है, मतलब अज्यूम ये कर रहे हैं कि 147 जो है वो बेटर है, प्रोजेक्ट जो है वो बेटर है। कंक्लूड यही है कि भाई सिंपल और नॉर्मल एनपीवी फार्मूले से कैलकुलेट किया तो वो जो बी जो है बीच प्रोजेक्ट है वो बेटर लग रहा है, बट प्रोजेक्ट लाइफ आर डिफरेंस, यानी कि मतलब इनको कंपेयर नहीं कर सकते आपस में कि भाई कि ये कैसे कंपेरेबल है, क्योंकि जाहिर है दोनों की लाइफ तो डिफरेंट है, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ऐसे देखा जाए तो ये दोनों सही, यानी मतलब जो बी प्रोजेक्ट है वो सही लग रहा है। ये इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि जो हम यानी कि कॉमन लाइफ अप्रोच के ज़रिए अगर हम निकालते हैं तो शॉर्टर साइकिल में बोथ लाइफ टू बी, यानी मतलब ए प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या 1 साल, अगर 1 साल बाद, और फिर बी प्रोजेक्ट के अंदर 2 साल बाद हमें मिल रहा है। अब कॉमन लाइफ अप्रोच डिफरेंट लाइफ जो है, यानी कि मतलब इसके अंदर हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अंदर ये है कि अब इसके अंदर अब थोड़ा सा इन्होंने यानी कि मतलब क्या कॉमन लाइफ अप्रोच के ज़रिए एनपीवी किया, तो अब इसके अंदर वही क्वेश्चन है तो 156 आंसर आ रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट का जो पिछला रिपीट था 147 वही लिखा है। अब नाउ कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि कॉमन लाइफ अप्रोच से तो ए बेहतर लग रहा है कि भाई 156 मिल रहा है, लेकिन जो पिछली सिंपल एनपीवी से किया था हमने तो उसमें 82 था। तो बट आफ्टर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दिस एनपीवी इज़ इन, यानी मतलब क्या किया, इसको 2 साल पे ले गए। तो अब जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए वो बेटर लग रहा है
और जो प्रोजेक्ट बी है वो अच्छा नहीं लग रहा। अब सिर्फ क्या गया, इसकी जो लाइफ थी वो यानी इंक्रीज़ कर दी इस वजह से ही। ये हुआ कॉमन लाइफ अप्रोच से। अब डिफरेंट लाइफ अप्रोच यानी मतलब और है इक्विटेबल एनवीटी अप्रोच। अब हमारा आंसर तो 82 था सिंपल एनपीवी से, और 174 था, ये भी कॉमन था। तो अब मल्टीपल, अब जाहिर सी बात है हमने मल्टीपल सिंपल एनपीवी ऑफ ईच प्रोजेक्ट निकाला, क्योंकि हमें ई ए क्यू फैक्टर निकालना है। तो उसमें हमने देखा तो प्रोजेक्ट वन का जो आया वो आया 11, और जो प्रोजेक्ट बी आया उसका आया 5.7। अब स्टेप, फाइनल स्टेप क्या था इसका कंप्यूट करने का, 182 मल्टीप्लाई बाय 11, जो यानी ये जो आया 182 उसके जो जो ई ए यानी कि मतलब इक्वल एनवीटी, इक्वल एनुअल इन्विटी जो थी उससे मल्टीप्लाई किया, तो 1902 ये आ रहा है आंसर आपका। और 174 ये पिछला ही जो सिंपल एनवीवी से आपने निकाला था उसके आपने किया मल्टीप्लाई किया 576 से, तो आपको 84। तो अब इसके अंदर प्रोजेक्ट ए बेटर लग रहा है, कंक्लूड एज द कॉमन लाइफ अप्रोच बट द कोर्स द नंबर ऑफ ई इज एन एन पी वी आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट तो हैं लेकिन ये कि जो इसके अंदर अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं उसी उसी सेम चीज़ को सेम अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट वन जो है इसके, यानी पहले तो प्रोजेक्ट सबसे पहली स्लाइड के अंदर प्रोजेक्ट वन बी जो था वो सही था, और जो उसके बाद वाली स्लाइड थी उसमें अंदर बी सही था, और इसके अंदर भी ए सही था, उसके अंदर भी इसके अंदर भी ए सही है। अब इसके अंदर यानी मतलब अब अगर यही अप्रोच हम चल रहे हैं लेके, तो मतलब अगर लाइफ बड़ी हो और लाइफ छोटी हो तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर लाइफ बड़ी हो तो जो मतलब ऐसी बात है कि जो इक्विपमेंट है वो रिप्लेस क्विकली इन ऑर्डर टू, यानी मतलब अब जैसे मिसाल दे कोई एक बंदा जो है वो कंप्यूटर की इक्विपमेंट लगाता है, कोई बड़ा सा इक्विपमेंट लगाता है, उसकी लाइफ है 10 साल, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा चेंज होती रहती है और सस्ती भी होती रहती है। तो अगर लाइफ लंबा प्रोजेक्ट लगाएगा तो वो उसकी जो लाइफ है वो तो है ही 10 साल, और उस 10 साल के अंदर तो कई हज़ार टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो जाएंगी, और वो जो टेक्नोलॉजी अभी टुडे एग्जिस्ट है वो 10 साल बाद तो सस्ती हो जाएगी, तो ये नुकसान होता है। और अगर शॉर्ट पीरियड के अंदर हो तो जो मनी है वो आपका री इन्वेस्ट होगा अदर प्रोजेक्ट में, यानी और रिटर्न और रिस्क, यानी मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर बार बार आपको एक तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो इसका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट इज़ नॉट, हाँ ये भी होता है कि भाई अगर आपका प्रोजेक्ट जो अवेलेबल वो बहुत यानी बहुत स्पीडली अवेलेबल नहीं होते कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करें, तो यूज़ चाहे कॉमन लाइफ हो, टेक्निक हो, या फिर इक्विटेबल एनुअल जो हो टेक्निक हो, वो अगर आप यूज़ करें तो वो प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हो जाता है, क्वालिटेटिव नहीं हो पाता। तो आइडियल क्या है, सो फार द कैपिटल बजट क्राइटेरिया हैव अज्यूम नो कैपिटल कंस्ट्रेंट, मतलब क्या अब प्रैक्टिकल में होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो बड़े यानी बहुत बड़े जो बिजनेसेस रन हो रहे होते हैं उनके पास, यानी कि मतलब ये तो एक आइडियल की सिचुएशन होती है जब आपको हम जब आप पढ़ते हैं तो वो एक आइडियल सिचुएशन में होता है कि आपको बताया जाता है कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसे नहीं होती कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपके लॉसेस हो गए, तो लेकिन जो प्रैक्टिकली यानी कि जो कर रहे होते हैं ये इन्वेस्टमेंट, उनके लिए जाहिर सी रिस्क होता है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पैसे ना डूबें। तो जो यानी कि जो कंपनीज़ है वो ज़्यादा तौर पे अमाउंट जो है वो अनलिमिटेड नहीं रखती, वो लिमिटेड रखती है, और ह्यूमन भी लिमिटेड होता है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब वो कंपनीज जो है वो ज़्यादा तौर पे कम बजट के साथ और कम, ताकि अगर डूबे भी बनी तो वो नुकसान ना हो, और जो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो उस पर मेहनत लगी है वो भी कम से कम हो, तो उस चीज़ से यानी बचती है। तो एनपीवी जो हाई होते हैं उनसे वो जो है वो प्रिवेंट ही करती है अंडरटेकिंग तो हाई प्रोजेक्ट, और डेट विल एड वैल्यू द मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे, और अगर अभी भी किसी लेक्चर के अंदर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।